डोलो डालू 2 ट्रू गॉड किंग चैप्टर 56 DD2 56 फ्री वेब नॉवल। अब जबकि सूयू को असीमित संसाधन दिए गए हैं तो इलस्ट्रियस वर्चू हॉल के सदस्य इतने ईर्ष्यालु होंगे कि उनकी आंखें लाल हो जाएंगी। जहां तक सर्वोत्तम भोजन व्यवहार की बात है, ये सुनने में साधारण लग सकता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सन मून इंपीरियल सोल इंजीनियरिंग अकेडमी में भोजन को विभिन्न स्तरों में विभाजित किया गया है। प्रथम से तृतीय वर्ष के छात्र एक स्तर में आते हैं, चतुर्थ और पंचम वर्ष के छात्र दूसरे स्तर में हैं, षष्ठम वर्ष के छात्रों के लिए एक अलग स्तर है। इसीलिए अकेडमी का कैफेटेरिया डॉर्मेट्री के नीचे स्थित है। इससे विभिन्न स्तरों के बीच अंतर करना आसान हो जाता है। बेशक इन तीनों स्तरों के भोजन में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। यहाँ तक कि प्रथम वर्ष की कैंटीन में भी वही भोजन मिलता है जो छठे वर्ष की कैंटीन में मिलता है। लेकिन एक बड़ा अंतर है, ये महंगा है। प्रथम वर्ष के छात्रों के क्षेत्र में वही व्यंजन छठे वर्ष के छात्रों के क्षेत्र की तुलना में कहीं अधिक महंगा पड़ता है। इसे ही तथाकथित क्वालिटी सिस्टम कहा जाता है, क्योंकि एकेडमी की सब्सिडी अलग अलग होती है। छठी कक्षा के स्तर से ऊपर इलस्ट्रियस वर्चू हॉल के सदस्यों के लिए भोजन का स्तर और भी ऊंचा है। इलस्ट्रियस वर्चू हॉल के सदस्य मुफ्त में भोजन करते हैं और सामग्री सर्वोत्तम गुणवत्ता की होती है। लेकिन इलस्ट्रियस वर्चू हॉल के सदस्यों के लिए भोजन भी सर्वोत्तम नहीं होता। उच्चतम गुणवत्ता वाले भोजन लेवल 8 और उससे ऊपर के सोल इंजीनियर्स या इलस्ट्रियस वर्चू हॉल के सबसे असाधारण रूप से प्रतिभाशाली सदस्यों के लिए आरक्षित होते हैं। दुर्लभ सामग्रियां और यहां तक कि 10,000 साल पुराने सोल बीस्ट के मांस का मिलना भी असामान्य नहीं है। जब जिंग होंचन ने सूयू के साथ ऐसा व्यवहार किया तो वह अपने आप में असाधारण था। 100,000 गोल्ड सोल कॉइन्स का मासिक वजीफा भी लिन जी को आश्चर्यचकित कर गया। इसका मतलब यह है कि अगर सूयू कुछ भी न करे तब भी वह एक साल में 10 लाख से अधिक गोल्ड सोल कॉइन्स कमा सकता है। क्या यह एक महत्वपूर्ण लाभ नहीं है? आप कह सकते हैं कि जिंग होंचन वास्तव में साहसी हैं। हॉल मास्टर, अगर यह व्यवहार बाहर फैल गया तो मुझे डर है कि अन्य छात्र शिकायत करेंगे, लिन जी ने सावधानीपूर्वक स्थिति का जायजा लेते हुए कहा। शिकायत कौन करेगा? जिंग होंचन ने ऊपर देखा और उदासीनता से कहा। लिन जी चुप रहा, लेकिन उसकी आंखों ने सब कुछ कह दिया। दूसरों को शायद परवाह न हो, लेकिन आपके प्यारे पोते को निश्चित रूप से परवाह होगी। अगर किसी को कोई शिकायत है तो मुझे देखने दीजिए कि क्या वे 8 महीने में लेवल 4 सोल इंजीनियर बन सकते हैं। सन मून इंपीरियल सोल इंजीनियरिंग अकेडमी योग्यता को महत्व देती है। जिनके पास कौशल है उनके साथ बेहतर व्यवहार किया जाता है, अगर नहीं तो उन्हें चुप रहना चाहिए, जिंग होंचन ने ठंडे लहजे में कहा। चूंकि उसने ये प्रस्ताव रखने का साहस किया था, इसलिए उसे परेशानी पैदा करने का डर नहीं था, और सूयू के कौशल के साथ उसे विश्वास था कि सूयू जनता का दिल जीत सकती है। वह लापरवाही से काम नहीं कर रहा था। सूयू के प्रदर्शन और प्रतिभा के लिए इस तरह का व्यवहार उचित था। जिंग होंचन के ऐसा कहने के बाद लिन जी ने आगे कोई सवाल नहीं किया। उनके विचार में हालांकि सूयू के साथ अच्छा व्यवहार किया गया, लेकिन वह इसके लायक ही थी। वैसे वैंग डान कैसा है? जिंग होंचन ने अनायास ही पूछा। रियल कॉम्बैट सोल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में स्थानांतरित होने के बाद से उसने कोई परेशानी नहीं खड़ी की है। कहा जाता है कि वह कड़ी मेहनत कर रही है और अब तीसरे वर्ष की छात्रा है, लिन जी ने जवाब दिया। रियल कॉम्बैट सोल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में उन्नति मुख्य रूप से सोल पावर और सोल टूल्स के उपयोग पर निर्भर करती है। यदि कोई विद्यार्थी अपनी युद्ध शक्ति को विभिन्न लेवल 2 के सोल टूल्स के साथ कुशलतापूर्वक संयोजित कर सकता है तो वह तीसरे वर्ष में प्रवेश कर सकता है। यह अपेक्षाकृत सरल है, क्योंकि उन्हें सोल टूल बनाने का तरीका सीखने की आवश्यकता नहीं होती है। हालांकि रियल कॉम्बैट सोल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में प्रवेश पाना कठिन है। शक्तिशाली या विशेष मार्शल सोल के बिना कोई भी इसके लिए योग्य नहीं है। वाह, ये तो अच्छी बात है। मुझे डर था कि वह समय बर्बाद करेगी, लेकिन उसने मुझे निराश नहीं किया। जहां तक उसके भोजन की बात है, अकेडमी को उसका भी खर्च उठाना चाहिए। उसे एक साधारण इलस्ट्रियस वर्चू हॉल के सदस्य के समान ही भोजन उपलब्ध कराया जाना चाहिए। बिल्कुल, किसी को मत बताना। बस सूयू को खाना पहुंचाते समय उसके लिए भी खाना साथ ले जाना। वैंग डांग में काफ़ी प्रतिभा थी, इसलिए जिंग होंचन ने उसके साथ अच्छा व्यवहार किया। हालांकि सूयू की तरह वह उतनी ताकतवर नहीं थी। उसके लिए चुपचाप बिना किसी का ध्यान खींचे अपनी प्रतिभा को निखारना बेहतर था। जी हाँ हॉल मास्टर, मैं समझ गई, लिन जी ने उत्तर दिया। ठीक है, जाओ और व्यवस्था कर लो, जिंग होंचन ने उसे हाथ हिलाकर विदा किया। आपका अधीनस्थ विदा लेता है। लिन जी ने प्रणाम किया और इलस्ट्रियस वर्चू हॉल से चली गई। कुछ समय बाद ही सूयू के चुने जाने की खबर अकेडमी में फैल गई कि उसे इलस्ट्रियस वर्चू हॉल का सीट चुना गया है। जनता की प्रतिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए प्रथम से छठे वर्ष के छात्रों को केवल यही सूचित किया गया कि सूयू को एक इलस्ट्रियस वर्चू हॉल सीट के रूप में चुना गया है और सोल इंजीनियर के रूप में लेवल 5 पर पहुंचने पर वह सीधे इलस्ट्रियस वर्चू हॉल में शामिल हो जाएगी।
कुछ समय के लिए अनगिनत छात्र उससे ईर्ष्या करने लगे और सूयू पूरे स्कूल में चर्चा का विषय बन गई। हालांकि इलस्ट्रियस वर्चू हॉल के अंदर स्थिति अलग थी। कई छात्र इतने ईर्ष्यालु थे कि उनकी आंखें लाल हो गईं। वे सूयू के साथ किए जाने वाले विशेष व्यवहार की पूरी जानकारी रखते थे। असंभव, बिल्कुल असंभव। जब सीओ होंगचन ने ये खबर सुनी तो वह शांत नहीं बैठ सका और गुस्से में आकर एक कुर्सी गिरा दी। क्यों? उसे बिना परीक्षा के ही इलस्ट्रियस वर्चू हॉल में प्रवेश देना ही काफ़ी बुरा है, लेकिन वे उसके साथ इतना अच्छा व्यवहार भी कर रहे हैं। सीओ होंगचन क्रोधित हो गए। अतीत में छात्रों में से केवल उसे और मेंग को ही इस स्तर का सम्मान प्राप्त हुआ था। यहाँ तक कि इलस्ट्रियस वर्चू हॉल के शीर्ष छात्र मा रूलोंग को भी यह सम्मान नहीं मिला था। और अब सूयू के साथ भी वही बर्ताव हो रहा था। क्यों? सीओ होंगचन को यह बात बिल्कुल भी मंजूर नहीं थी। भला सूयू जैसे व्यक्ति के साथ उसके जैसा बर्ताव कैसे हो सकता है? मैं दादाजी को ढूंढ कर लाऊंगी। ये तो सरासर अन्याय है। मैं उन्हें अपना फैसला वापस लेने पर मजबूर करूंगी। जैसे ही सीओ होंगचन ने ये कहा, वह गुस्से में बाहर जाने ही वाला था, लेकिन मेंग होंगचन ने उसे रोक लिया। भाई, तुम क्या कर रहे हो? मेंग ने शांत भाव से पूछा। मुझे मत रोको, मेंग। दादाजी बूढ़े हो गए हैं, इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, सीओ होंगचन ने चिंता से कहा। दादाजी बूढ़े नहीं हैं, तुम हो। इतनी जल्दी क्या है? इससे तुम्हारा क्या लेना देना है? मेंग ने आलोचना की। लेकिन मुझे यकीन नहीं हो रहा। सूयू के साथ हमारे जैसा ही व्यवहार क्यों किया जाता है? सीओ होंगचन ने हठपूर्वक उत्तर दिया। क्योंकि वह 8 महीनों में लेवल 4 सोल इंजीनियर बन गया। क्या ये काफ़ी नहीं है? यह सीओ होंगचन क्षण भर के लिए अवाक रह गया, लेकिन फिर भी बुदबुदाया, लेकिन उसे इलस्ट्रियस वर्चू हॉल सीट बनाना ही काफ़ी होना चाहिए था। ज़्यादा से ज़्यादा बस कुछ पोषण संबंधी लाभ जोड़ देने चाहिए थे। और उसके अल्टीमेट आइस के बारे में क्या? सीओ होंगचन। और सूयू के पीछे स्थित आइस गॉड पैलेस के बारे में क्या? क्या आपने उसके बारे में सोचा था? सीओ होंगचन एकदम चुप हो गया। धिक्कार है। जितना अधिक वह इसके बारे में सोचता था, उतना ही यह बात समझ में आती थी। सूयू न केवल प्रतिभाशाली थी, बल्कि उसका बैकग्राउंड भी बहुत मजबूत था। भाई, तुम बहुत जल्दबाजी करते हो। सूयू इतना उत्कृष्ट है कि उसके साथ इस तरह का व्यवहार होना स्वाभाविक है, मेंग ने सलाह दी। तुम तो बस इसलिए उसका बचाव कर रहे हो क्योंकि तुम उसके करीब हो। ऐसा मत सोचो कि मैं तुम्हें उसके जैसा नहीं जानता। सीओ होंगचन ने अपनी बाहें मोड़ी और गुस्से से सांस छोड़ी। भाई, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? मेंग के गाल लाल हो गए और उसने शर्माते हुए उसे एक मुक्का मार दिया। सीओ होंगचन मुस्कुराया। जब भी तुम उसे देखती हो, तुम्हारा चेहरा लाल हो जाता है। भला कौन इसे नोटिस नहीं करेगा? और पिछले 6 महीनों में आप उनसे कितनी बार मिलने गए हैं? एक लड़की के लिए इतना संयमहीन व्यवहार। भाई, शर्मिंदगी से मेंग ने अपना पैर पटका और जोर से सीओ होंगचन के पैर पर कदम रख दिया, जिससे वह दर्द से चीख उठा। देखा, तुम इसलिए परेशान हो रहे हो क्योंकि मैंने सही निशाना लगाया, है ना? मुझे यकीन है कि दादाजी को पता है कि आपको सूयू पसंद है, और इसीलिए वह उसके साथ इतना अच्छा व्यवहार कर रहे हैं। शायद वह उसे दामाद बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, मैं कितना होशियार हूँ, सीओ ने अपना पैर पकड़ते हुए दर्द से कराहते हुए कहा। सीओ होंगचन को अचानक एहसास हुआ कि उसने सच्चाई का पता लगा लिया है। जरूर जिंग होंगचन ने सूयू की अपार प्रतिभा, उसके प्रभावशाली बैकग्राउंड और मेंग होंगचन के उसे पसंद करने की बात को भांप लिया होगा। जिंग होंगचन सूयू को अपना दामाद बनाने की सोच रहा होगा, वरना सूयू को इतना विशेष सम्मान मिलना नामुमकिन था। इससे पहले इस तरह का इलाज केवल सीओ और मेंग को ही दिया गया था। मामला सुलझ गया। जिंग होंगचन अब सूयू को अपने ही एक सदस्य की तरह मानता था। इन बातों को ध्यान में रखते हुए सीओ होंगचन का गुस्सा अब उतना नहीं रहा। हालांकि वह अब भी सूयू को अपने से थोड़ा कमतर समझता था, लेकिन उसकी बहन के साथ उसकी जोड़ी बनाना लगभग स्वीकार्य था। अगर सूयू उसका भावी जीजा बनता तो उसके लिए इस तरह का व्यवहार सहना कोई बुरी बात नहीं होती। भाई, तुम अभी भी बोल रहे हो? जैसे ही सीओ होंगचन ने अपने विचार व्यक्त किए, मेंग होंगचन का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने अपनी कोमल मुट्ठियां भींच लीं, मानो उसे मारने के लिए तैयार हो, लेकिन सीओ होंगचन ने फुर्ती से वार से खुद को बचा लिया। भाई, इधर उधर भागना बंद करो। मेंग होंगचन चिल्लाते हुए उसके पीछे भागी और उसे एक जोरदार प्रहार करने के लिए दृढ़ संकल्पित थी। सीओ होंगचन मूर्ख नहीं थी, इसलिए वह तेजी से उससे बच निकली। मेंग, तुम क्या कर रहे हो? मैं तो बस सच बोल रहा हूँ। तुम उसे पसंद करते हो। शायद दादाजी सूयू को अपना दामाद बनाना चाह रहे हैं। उनका यह व्यवहार इसका सबूत है। मेंग होंगचन का चेहरा और भी लाल हो गया, उसके मन में तरह तरह के विचार आने लगे। क्या दादाजी ऐसा सोच रहे होंगे? जैसे ही उसे इस संभावना का एहसास हुआ, वह और भी ज़्यादा शर्मा गई और थोड़ी शर्म भी महसूस करने लगी। बकवास, दादाजी अपनी प्रतिभा को महत्व देते हैं, उसने धीरे से कहा, अपनी भावनाओं पर काबू पाने की कोशिश करते हुए। छी, भला कौन इस पर विश्वास करेगा?
मेरी व्याख्या कहीं ज़्यादा तर्कसंगत है। अकेडमी में इतने सारे प्रतिभाशाली छात्र हैं, लेकिन किसी और को इस तरह का व्यवहार नहीं मिल रहा है। हमारे परिवार की छोटी राजकुमारी भी खुद उनसे मिलने जाती है। दादाजी के पास तुम्हारे लिए कुछ करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। सीओ होंचन ने अपने हाथ फैलाए और नाटकीय अंदाज में आह भरी। भाई तुम, मेंग होंचन ने उसकी ओर इशारा किया। उसका चेहरा इतना लाल था कि ऐसा लग रहा था जैसे उसे खून टपकने लगेगा। मेरा क्या? सीओ होंचन ने पलकें झपकाईं और उदासीनता का दिखावा किया। तुम हमेशा मुझे तंग करते हो। मैं दादाजी को बता दूंगी। मेंग होंचन ने धीरे से बुदबुदाते हुए भागने की कोशिश की। हालांकि वह गुस्से में दिख रही थी, लेकिन शर्म के मारे वह स्थिति को संभाल नहीं पा रही थी। क्या यही है? सीओ होंचन ने तिरस्कार से अपने होंठ सिकोड़ लिए। तुम मान रही हो ना मेंग? तुम इतनी शर्मिली हो कि अगर दादाजी बीच में नहीं आए तो तुम सूयू का दिल कब जीत पाओगी? सूयू को सीओ होंचन से बेहतर उसकी बहन को कोई नहीं जानता था। सूयू को देखते ही वह शर्म से लाल हो गई और कुछ बोल नहीं पाए, बस शर्म से अपना सिर नीचे झुका लिया। भला वह इस तरह सूयू का दिल कैसे जीत पाएगी? लगता है मुझे ही महान और शक्तिशाली सीओ होंचन की भूमिका निभानी पड़ेगी। उसने अपने हाथों को कमर पर रखा और दिल खोलकर हंसा, मानो वह पूरी तरह से एक संकी व्यक्ति हो। कमरा नंबर 212। सूयू ने अपने बाएं हाथ में चांदी का एक भारी टुकड़ा और दाएं हाथ में सोने की नक्काशी करने वाला एक उत्तम चाकू पकड़ा हुआ था। चाकू उसके हाथ में तैरते हुए अजगर की तरह फुर्ती से नाच रहा था। सहज गति से उसने बड़ी आसानी से एक मुख्य आकृति उकेरी। सूयू ने हल्के से हिलाकर धातु के बुरादे को झाड़ दिया, जिससे एक खोखला धातु का गोला दिखाई दिया। गोले पर जटिल आकृतियां बनी हुई थीं, जो देखने में बेहद पेचीदा लग रही थीं। क्या तुम सफल हुए? बगल से एक कोमल आवाज आई। ये वैंग डांग की आवाज थी। सूयू ने अपना सिर हिलाया। अभी भी थोड़ी कमी है। लेवल 5 को फॉर्मेशन को तराशना आसान नहीं है। इसे अभी भी केवल लेवल 4 ही माना जा सकता है। ये तो पहले से ही काफ़ी अच्छा है, वैंग डांग ने उसके कंधे पर थपथपाते हुए कहा। आपकी वर्तमान उपलब्धियां अभूतपूर्व हैं। इसके अलावा आप अभी तक लेवल 5 सोल टूल का उपयोग भी नहीं कर सकते। दरअसल मैं कर सकता हूँ। मैंने कुछ समय पहले ही 40वां स्तर पार कर लिया था। सूयू ने फॉर्मेशन को सहेजते हुए लापरवाही से जवाब दिया। वैंग डांग के होंठ हल्के से फड़फड़ाए। उसने बनावटी क्रूर चेहरा बनाया और सूयू के गले पर हाथ लपेट दिया। तुम मुझे उकसाने की कोशिश कर रहे हो, है ना? उसने दांत दिखाते हुए गुस्से में दिखने की कोशिश करते हुए कहा। लेकिन अपने हंसमुख कोमल चेहरे के साथ वह एक प्यारे से छोटे शावक की तरह लग रही थी जो बहादुरी दिखाने की कोशिश कर रहा हो। सूयू ने अपने माथे पर उंगली मारी, जिससे उसका किरदार अचानक बिगड़ गया। तुम तो बिल्कुल ही अजीब हो, हमेशा लोगों को दबाव में रखते हो, वैंग डांग ने मुंह बनाते हुए कहा। क्या तुम लेवल 27 पर नहीं हो, लगभग 28 पर? तुम मुझसे भी तेज हो, सूयू ने मुस्कुराते हुए कहा। ये एक जैसा नहीं है। मैं ग्रैंड मास्टर हूं और तुम सोल एल्डर हो। तुमने तो लेवल 40 की बाधा को भी पार कर लिया है। ये कैसे एक जैसा हो सकता है? वैंग डांग ने निराशा से कहा। अन्य प्रतिभाशाली लोग कम से कम 6 महीने तक लेवल 40 पर अटके रहते हैं, खासकर तुम्हारे जैसी अल्टीमेट मार्शल सोल वाले। सूयू ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस उसके बालों को सहला दिया। वैंग डांग ने नाराज होने का नाटक किया, लेकिन उसकी आंखों में हंसी की चमक थी। मैंने सुना है कि तुम तीसरे साल में पहुंच गए हो। बहुत बढ़िया। ऐसा लगता है कि रियल कॉम्बैट सोल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट आपके लिए उपयुक्त है, सूयू मुस्कुराया। तुम्हारे जितनी अच्छी नहीं। तुम 5वें साल में जाने वाली हो, है ना? वैंग डांग ने हाथ बांध लिए और बेपरवाही का नाटक किया। शायद, सूयू ने हल्की हंसी के साथ कहा। वह ज़्यादा चिंतित नहीं थी। क्या तुमने अपनी नई कक्षा में कोई नए दोस्त बनाए? नहीं, मेरी उनसे कोई बनती नहीं है, वैंग डांग ने बेपरवाही से जवाब दिया। सूयू के अलावा उसकी कोई और करीबी दोस्त नहीं थी, और उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। क्या तुम खुद को नीचा दिखाने के लिए बहुत ज़्यादा स्वाभिमानी हो? सूयू ने मुस्कुराते हुए अपनी कुर्सी पर आराम से बैठते हुए पूछा। तुम तो हमेशा मेरी आलोचना करते रहते हो। तुम्हारा क्या कहना है? वैंग डांग ने मुंह बनाया। मुझे तो तुम भी किसी दोस्त के साथ नजर नहीं आ रहे हो। हाँ, मैं करती हूँ। मेरी कक्षा की लड़कियों के साथ मेरी अच्छी बनती है, सूयू ने मुस्कुराते हुए कहा। वैंग डांग एक पल के लिए थम गई। उसे एक अजीब सी नाखुशी महसूस हुई, हालांकि उसने जल्दी से इसे छिपा लिया। तो आप कई खूबसूरत सीनियर लड़कियों को जानते हैं। क्यों ना आप उनमें से कुछ को हमसे मिलवाने के लिए वापस ले आएं? वे तो सिर्फ जान पहचान वाले हैं। मैं उन्हें डॉर्मेट्री में क्यों लाऊंगा? सूयू ने उपेक्षापूर्वक हाथ हिलाया। ये सुनकर वैंग डांग को अचानक बहुत अच्छा महसूस हुआ। लड़कों के बारे में क्या? आप उनका जिक्र क्यों नहीं करते? क्या आपको पूछने की भी जरूरत है? सूयू ने अपनी आंखें घुमाईं। अपनी प्रतिभा के कारण शिक्षक उसे पसंद करते थे और वह लड़कियों का ध्यान आकर्षित करता था।
भला कितने लड़के उसे पसंद करेंगे, वे शायद उसकी पीठ पीछे उसे सुंदर लड़का कहकर कोसते होंगे। इसके अलावा वह उन लोगों से दोस्ती करने के लिए आगे बढ़ने वालों में से नहीं था जो उसे पसंद नहीं करते थे। डोलो डालू 2 ट्रू गॉड किंग चैप्टर 57 फ्री वेब नॉवल। वैंग डांग को गर्व था, लेकिन क्या सू यू को भी ऐसा ही गर्व नहीं था? अंतर सिर्फ इतना था कि वैंग डांग अपना गर्व खुलकर दिखाता था, जबकि सू यू उसे अंदर ही अंदर दबाकर रखता था। जब दूसरे उसे पसंद नहीं करते थे तो वह उनसे दोस्ती करने की कोशिश भी नहीं करता था, और अपनी तेजी से तरक्की के चलते वह किसी भी क्लास में ज़्यादा समय तक नहीं टिकता था। इसलिए पिछले 6 महीनों में उसने कोई सच्चा दोस्त नहीं बनाया था। जिन दो लोगों के साथ उनके अच्छे संबंध थे वे थे वैंग डांग और मेंग होंगचन, जिन दोनों से उनकी मुलाकात स्कूल ईयर की शुरुआत में ही हुई थी। तो अब भी तुम मेरी आलोचना करने की हिम्मत करते हो? वैंग डांग ने आत्मसंतुष्ट भाव से अपना सिर उठाया। तुम कहती हो कि मैं खुद को इतना नीचा नहीं कर सकती, लेकिन क्या तुम भी वैसी ही नहीं हो? तुमने अभी तक एक भी पुरुष मित्र नहीं बनाया है, फिर भी तुम मुझे हर दिन उपदेश देती हो। और जहाँ तक लड़कियों के साथ घुलने मिलने की बात है, मैं उसमें भी बुरा नहीं हूँ, बस मुझे उनसे कोई मतलब नहीं है। वैंग डांग ने मुंह फुला लिया। जाहिर तौर पर वह प्रभावित नहीं हुआ था। लड़कियों के साथ घुलना मिलना, इसमें बड़ी बात क्या है? वैंग डांग ने सोचा, ये तो बस कुछ छिछली औरतें हैं जो तुम्हारी खूबसूरती पर फिदा हो जाती हैं, और कुछ नहीं। वैसे भी यहाँ कौन बदसूरत दिखता है? सूयू को चुप देखकर वैंग डांग का आत्मविश्वास बढ़ गया। देखो तो सही, तुम्हारे पास कहने को कुछ नहीं है ना? आखिर तुम इतने प्रभावशाली तो हो ही नहीं। वैंग डांग ने उत्साहपूर्वक सूयू का मजाक उड़ाने का अवसर लपक लिया और ऐसे उछल कूद करने लगा मानो अंततः उसे बढ़त मिल गई हो। ये स्पष्ट था कि वह सूयू को चिढ़ाने के इस दुर्लभ अवसर को संजोकर रखना चाहता था। सूयू के चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला। उसने वैंग डांग की ओर देखा। उसकी निगाहें शांत और स्थिर थीं, जिससे वैंग डांग बीच वाक्य में ही रुक गया। उसे कुछ खतरे का आभास हुआ। तुम क्या योजना बना रहे हो? वैंग डांग अचानक सतर्क होकर 2 कदम पीछे हट गया। आप क्या सोचते हैं? सूयू ने शरारती मुस्कान बिखेरी। क्या आप बहस न जीत पाने के कारण बल का प्रयोग करेंगे? क्या दुनिया में अब न्याय का नामो निशान नहीं बचा है? क्या कानून का शासन नहीं है? मैं ही कानून हूँ, सूयू ने घोषणा की। वैंग डांग ने तुरंत भागने की कोशिश की, लेकिन सूयू ने उसे एक ही झटके में पकड़ लिया और बिस्तर पर दबा दिया। सूयू ने अपने दूसरे हाथ से वैंग डांग के संवेदनशील हिस्सों को गुदगुदी करना शुरू कर दिया, जिससे वह बेकाबू होकर हंसने लगा। रुको, मुझे माफ कर दो, मैं गलत था। वैंग डांग खिलखिलाकर हंसने लगी और छटपटाने लगी। उसका चेहरा लाल हो गया और वह दया की भीख मांगने लगी। लेकिन सूयू नहीं रुकी और उसे गुदगुदी करती रही। कुछ देर बाद जब वैंग डांग को एहसास हुआ कि विनती करने से कोई फायदा नहीं हो रहा है, तो उसने हिम्मत जुटाकर पलटवार करने का फैसला किया। उसने हाथ बढ़ाकर सूयू को गुदगुदी करना शुरू कर दिया। देखते ही देखते वे दोनों एक मजेदार झड़प में उलझ गए और कमरा हंसी और अफरा तफरी से भर गया। कुछ देर बाद अचानक एक आवाज़ हवा में गूंजी, जिसने उन दोनों को वहीं जमने पर मजबूर कर दिया। तुम दोनों क्या कर रहे हो? मेंग होंगचन दरवाजे पर खड़ी थी। उसके होंठ थोड़े खुले हुए थे। उसका चेहरा सदमे से भरा हुआ था, मानो उसने अभी अभी कुछ अविश्वसनीय देखा हो। उसने वैंग डांग और सूयू को बिस्तर पर एक साथ लेटे हुए एक दूसरे को गले लगाते हुए देखा, जो देखने में बेहद अंतरंग स्थिति में लग रहे थे। मेंग होंगचन का चेहरा पीला पड़ गया, उसका शरीर कांपने लगा। उसने उन दोनों की ओर इशारा किया। उसका हाथ अनियंत्रित रूप से कांप रहा था और उसकी आंखों में भी आंसू भर आए। क्या ऐसा हो सकता है कि सूयू को पसंद हो? क्या सूयू हो सकती है? मेंग होंगचन को गलतफहमी हो गई थी और वह ये भी सोचने लगा था कि क्या सूयू की पसंद असामान्य थी। सूयू और वैंग डांग दोनों ही उसके अचानक प्रकट होने से चौंक गए। सूयू का शरीर अकड़ गया। वह डॉर्मेट्री में वैंग डांग के साथ मस्ती कर रहा था, इसलिए वह सतर्क नहीं था। भला कौन उम्मीद कर सकता था कि मेंग होंगचन बिना किसी को पता चले आ जाएगा? ये लगभग सामाजिक पतन का क्षण था। सूयू जल्दी से उठ खड़ा हुआ। मेंग होंगचन को आंसू बहाते देख उसके होंठ कांपने लगे। ये गलतफहमी हद से ज्यादा बढ़ गई थी। वैंग डांग ने भी सूयू के पीछे से झांका। मेंग होंगचन को देखकर उसकी आंखें सिकुड़ गईं। सूयू, तुम? मेंग होंगचन ने सूयू की ओर ऐसे देखा मानो वह कुछ कहना चाहती हो, लेकिन उसे शब्द न मिल रहे हों। सूयू के होंठ फड़फड़ाए और उसने खुद को बोलने के लिए मजबूर किया। बहन मेंग, अगर मैं आपसे कहूं कि यह एक गलतफहमी थी, तो क्या आप मुझ पर विश्वास करेंगी? मेंग होंगचन की आंखें लाल थीं और उसने धीरे से जवाब दिया, मैंने अपनी आंखों से देखा है। क्या आपको औरतें पसंद नहीं हैं? इसमें कोई हैरानी नहीं कि वह आधे साल से सूयू के पीछे पड़ी थी और उससे कोई जवाब नहीं मिल रहा था। पता चला कि उसे औरतें पसंद नहीं थीं। उस पल मेंग होंगचन का दिल चकनाचूर हो गया। अगर सूयू को अभी तक उससे प्यार नहीं हुआ था तो वह और कोशिश कर सकती थी, लेकिन अगर सूयू को औरतें पसंद ही नहीं थीं
तो उसके पास कोई मौका ही नहीं था। कितना प्यारा सू यू, उसे पुरुषों में दिलचस्पी क्यों थी? मेंग होंगचन की आंखों में दुख और अनिच्छा झलक रही थी। वह वैंग डांग से हार गई थी, एक पुरुष से। यह असहनीय था, सचमुच असहनीय। सू यू, वैंग डांग को भी सिरदर्द होने लगा था। मेंग होंगचन ने सब कुछ गलत समझ लिया था। बहन मेंग, हम बस ऐसे ही खेल रहे थे, इसमें और कुछ नहीं है। हम अक्सर ऐसे ही मस्ती करते रहते हैं। मेंग होंगचन, क्या आप अक्सर इसी तरह खेलते हैं? वैंग डांग के शब्द मेंग होंगचन पर एक और चोट की तरह लगे। उसकी आंखों से तुरंत आंसू बहने लगे। मेंग होंगचन की गलतफहमी को और भी गहराते देख सू यू के माथे पर पसीना आ गया। उसने वैंग डांग को तीखी निगाहों से देखा, मानो कह रहा हो, अगर तुम स्पष्ट रूप से समझा नहीं सकते तो कुछ भी मत कहो। तुम्हारी अस्पष्ट व्याख्याएं तो बात को और बिगाड़ ही रही हैं। वैंग डांग ने सू यू को चुनौती भरी नज़रों से देखा, मानो कह रहा हो कि अगर तुमने मुझे इसमें घसीटा न होता तो हम इस मुसीबत में न पड़ते। उन दोनों को अर्थपूर्ण निगाहों का आदान प्रदान करते देख मेंग होंगचन पूरी तरह से टूट गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अंततः वह गलत व्यक्ति के प्यार में पड़ गई थी। सू यू, वैंग डांग, अचानक मेंग होंगचन इतनी जोर जोर से क्यों रोने लगी? बहन मेंग, आपको गलतफहमी हुई। हम तो बस मजाक कर रहे थे, सू यू ने उसे शांत करने की कोशिश करते हुए कहा। वह नहीं चाहता था कि वह दरवाजे पर खड़ी रोती रहे, इसलिए उसने जल्दी से उसे डॉर्मेट्री रूम में खींच लिया। मेंग होंगचन ने विरोध नहीं किया, लेकिन आंसू लगातार बहते रहे। मैं वैंग डांग के साथ बस मजाक कर रहा था, ये वैसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। सू यू ने सावधानीपूर्वक और कोमल स्वर में समझाया। वह नहीं चाहता था कि लोग उसे कुछ और समझें। वह बिल्कुल सामान्य था। सू यू पुरुष, महिलाओं में रुचि रखने वाला, पुनर्तः शुद्ध, एक सच्चा पुरुष। लेकिन तुम दोनों गले मिल रहे थे, मेंग होंगचन ने मुंह बनाते हुए कहा। उसे अभी भी संदेह था। कभी कभी मस्ती मजाक में चीजें हाथ से निकल जाती हैं। लड़कियों के साथ भी ऐसा ही होता है। इसका मतलब यह नहीं है कि हम में कुछ गलत है। देखो, हम दोनों ने पूरे कपड़े पहने हुए हैं, सू यू ने बताया। तभी मेंग होंगचन ने गौर किया कि सू यू और वैंग डांग के बाल थोड़े बिखरे हुए थे, लेकिन उनके कपड़े बिल्कुल सही सलामत थे। ये बात उसके कल्पना किए गए दृश्य से बिल्कुल मेल नहीं खाती थी। अभी भी असमंजस में पड़ी उसने पूछा, तुम बस मजाक कर रहे हो? क्या आपके साथ कोई रूममेट रहता है? वैंग डांग ने उससे पूछा। मेंग होंगचन ने अपना सिर हिलाया। सबसे अच्छी महिला मित्र के बारे में क्या ख्याल है? एक बार फिर मेंग होंगचन ने अपना सिर हिलाया। अपनी असाधारण प्रतिभा और विशेष पृष्ठभूमि के बावजूद बचपन में उसके साथ हमेशा उसका भाई ही रहा था। उसके बहुत कम दोस्त थे। तो फिर मुझे समझ आ गया, वैंग डांग ने सिर हिलाते हुए कहा। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि तुमने गलत समझा। अगर तुम्हारा कोई करीबी रूममेट होता तो तुम्हें पता होता कि इस तरह की शरारतें करना सामान्य बात है। वैंग डांग की निगाहें मेंग होंगचन की ओर नर्म पड़ गईं। वह भी वैंग डांग की तरह ही जीवन भर अकेली रही थी। एक तरह से देखा जाए तो वे दोनों काफी हद तक एक जैसे थे। वह बचपन से लेकर अब तक अकेला रहा था। सन मून इंपीरियल सोल इंजीनियरिंग अकेडमी में सू यू वैंग डांग का इकलौता दोस्त ही नहीं था, बल्कि वह वैंग डांग का अब तक का एकमात्र दोस्त था। सू यू उनके दिल में बहुत खास जगह रखती थी। सू यू के बारे में वैंग डांग को ज़्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन सू यू के व्यवहार को देखकर ऐसा लगता था कि उसके ज़्यादा दोस्त भी नहीं थे। जब कोई व्यक्ति अत्यधिक असाधारण हो जाता है तो वह अनिवार्य रूप से अपने और अपने आसपास के लोगों के बीच एक अदृश्य बाधा खड़ी कर लेता है। लोग अक्सर उन्हीं लोगों के साथ इकट्ठा होते हैं जो उनके जैसे होते हैं, ये तो बस एक नियम है। एक प्रतिभाशाली व्यक्ति के मित्र आमतौर पर अन्य प्रतिभाशाली व्यक्ति ही होते हैं। क्या वैंग डांग ने जो कहा वह सच है? मेंग होंगचन ने सू यू की ओर देखा। उसकी खूबसूरत, थोड़ी नम आंखों में आशा की एक झलक थी। उसे डर था कि कहीं उसे वह जवाब न मिल जाए जो वह नहीं सुनना चाहती थी। बिल्कुल ये सच है, सू यू मुस्कुराई और बोली। बहन मेंग, मैं एक बहुत ही सामान्य व्यक्ति हूँ। मेरी पसंद नापसंद में कुछ भी गलत नहीं है। मुझे सिर्फ खूबसूरत लड़कियां पसंद हैं। सू यू की यह बात सुनकर मेंग होंगचन को आखिरकार राहत मिली। उसे एहसास हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती की थी। उसका चेहरा लाल हो गया और उसने कमजोर आवाज में कहा, मुझे माफ करना, मैंने गलती की थी। उसने अपने दिमाग में एक पूरा नाटकीय परिदृश्य गढ़ लिया था और अंत में वह उसी के कारण रोने लगी थी। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम नहीं समझते कि दोस्त एक दूसरे के साथ कैसे मजाक करते हैं, और हमारी पहले की स्थिति वास्तव में थोड़ी भ्रामक थी। सू यू ने हाथ हिलाकर यह जताते हुए कहा कि यह कोई बड़ी बात नहीं है। मन ही मन उसने राहत की सांस ली। सौभाग्य से उसने मामला सुलझा लिया, वरना अगर लोगों को लगता कि उसे पुरुषों में दिलचस्पी है तो ये बहुत बड़ी मुसीबत हो जाती। वैसे सिस्टर मेंग, आप यहाँ क्यों आए हैं? सू यू ने उसके लिए कुर्सी खींचते हुए पूछा। बहन मेंग, कृपया बैठिए। मेंग होंगचन ने उन्हें धन्यवाद दिया और फिर बैठ गईं।
वह शालीन और सौम्य मुद्रा में बैठी थीं, पैर एक साथ रखे हुए और हाथ घुटनों पर रखे हुए, उनकी शांत और मनमोहक सुंदरता झलक रही थी। मैं आपको बधाई देने आई हूँ, मेंग होंगचन ने कहा। मुझे बधाई दें? सू यू ने पलकें झपकाईं। जी हाँ, आपने लेवल 4 सोल इंजीनियर की परीक्षा पास कर ली है और आप लेवल 4 सोल इंजीनियर बन गए हैं। अकेडमी ने आपको इलस्ट्रियस वर्चू हॉल के लिए एक चयनित उम्मीदवार के रूप में भी नामित किया है और आपको कई उत्कृष्ट लाभ प्रदान कर रही है। ऐसे शुभ अवसर पर आपको बधाई देने में कैसे न आती, मेंग होंगचन ने प्यारी सी मुस्कान के साथ कहा। सू यू को देखते ही उसकी आंखों में चमक आ गई। सू यू वाकई अद्भुत था। वह महज 8 महीनों में लेवल 4 सोल इंजीनियर बन गया था। सोल टूल्स में ऐसी प्रतिभा ऐसी थी कि वह और उसका भाई भी केवल प्रशंसा के पात्र ही हो सकते थे। उसके भाई ने कहा था कि उनके दादाजी उसकी वजह से सू यू को विशेष व्यवहार दे रहे हैं, और पहले तो उसने इस बात पर विश्वास कर लिया था, लेकिन बाद में सोचने पर उसे एहसास हुआ कि ऐसा नहीं था। सू यू की प्रतिभा इतनी असाधारण थी कि अकेडमी के पास उसके साथ बहुत सम्मानपूर्वक व्यवहार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। सू यू की भविष्य की उपलब्धियां कितनी ऊंची होंगी, इसकी कल्पना करना कठिन था। लेकिन एक बात निश्चित थी, सू यू 9th लेवल सोल इंजीनियर के पद तक पहुंच जाएगा। और यह भी असंभव नहीं था कि वह 10th लेवल सोल इंजीनियर बन जाए। परीक्षा का संचालन करने वाले शिक्षकों के अनुसार सू यू केवल एक तेज सीखने वाला और असाधारण स्मृति वाला छात्र ही नहीं था। सोल टूल्स डिज़ाइन करने और बनाने के मामले में भी उसके अपने अनूठे विचार थे। एक सोल इंजीनियर के लिए इस तरह की मौलिक सोच और विचार होना बेहद महत्वपूर्ण था। सन मून इंपीरियल सोल इंजीनियरिंग अकेडमी में नियमों का पालन करने वाले सोल इंजीनियर्स की कमी नहीं थी। कमी थी तो ऐसे रचनात्मक प्रतिभावान लोगों की जो लीक से हटकर सोच सकें। सामान्य तौर पर सोल टूल्स का विकास तभी तेजी से हो सकता है जब ऐसे लोगों की संख्या अधिक हो, और सू यू में वह क्षमता थी। इसके अलावा सू यू में सोल मास्टर बनने की स्वाभाविक प्रतिभा भी थी। अगर अकेडमी उसे प्राथमिकता नहीं देती तो यह उनकी पूरी तरह से अनदेखी करने जैसा होता। ये तो बस एक छोटी सी उपलब्धि है, वास्तव में कोई बड़ी बात नहीं है, सू यू ने शांत भाव से कहा। ऐसा नहीं था कि वह विनम्रता दिखाने की कोशिश कर रहा था, वास्तव में उसे यह इतना प्रभावशाली नहीं लगा। भव्य आयोजनों को देखते हुए बड़े होने के कारण उनकी मानसिकता दूसरों से काफ़ी अलग थी। यह कोई छोटी बात नहीं है। तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे साथ हो रहे बर्ताव को देखकर इलस्ट्रियस वर्चू हॉल में कितने लोग ईर्ष्या से लाल हो रहे हैं, मेंग होंगचन ने सू यू की ओर देखते हुए गंभीरता से कहा। अगर यह बात न होती कि इलस्ट्रियस वर्चू हॉल के छात्रों को हॉल के बाहर वालों को परेशान करने की अनुमति नहीं है, तो अब तक कोई न कोई आकर आपके लिए मुसीबत खड़ी कर देता। लेकिन फिर भी भविष्य में जब आप इलस्ट्रियस वर्चू हॉल में शामिल होंगे, तब भी संभवतः बहुत से लोग आपके लिए मुश्किलें पैदा करने की कोशिश करेंगे। आपको इसके लिए तैयार रहना चाहिए। कोई बड़ी बात नहीं है। अगर कोई परेशानी खड़ी करता है तो मैं उसे तब तक पीटूंगा जब तक वह आत्मसमर्पण न कर दे, सू यू ने शांत भाव से कहा। वैसे सिस्टर मेंग, आप बार बार फ़ायदों का जिक्र कर रही हैं। आखिर वे फ़ायदे हैं क्या? वैंग डांग ने हैरानी से पूछा। क्या ये सिर्फ एक इलस्ट्रियस वर्चू हॉल सीट का शीर्षक नहीं है? इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? ये सिर्फ एक उपाधि नहीं है, मेंग होंगचन ने वैंग डांग को सब कुछ समझाते हुए हल्की हंसी के साथ कहा। क्या इतने उदार लाभ, और तुमने मुझे बताया तक नहीं, बेवकूफ़। वैंग डांग ने तुरंत ही सू यू की गर्दन को मजाक में पकड़ लिया और उसे दबाने लगा। सू यू ने अपनी आंखें घुमाईं और वैंग डांग को अपनी ओर खींचकर अपनी गोद में बिठा लिया और उसके उभरे हुए नितंबों पर एक जोरदार थप्पड़ मारा। थप्पड़। वैंग डांग का चेहरा पल भर में लाल हो गया, उसकी आंखों में एक अजीब सी धुंध छा गई क्योंकि वह शर्मिंदगी और गुस्से दोनों से भरा हुआ महसूस कर रहा था। बुरा नहीं है, काफ़ी मजबूत है, सू यू ने भी टिप्पणी की। इससे शर्म और निराशा से भरा वैंग डांग का चेहरा और भी लाल हो गया। सू यू, तुम बेवकूफ़, मुझे जाने दो। वैंग डांग इतना शर्मिंदा था कि वह बस कहीं छिप जाना चाहता था। मेंग होंगचन के सामने सू यू से मार खाना उसके लिए असहनीय था। अगर मैं न छोड़ूं तो क्या होगा? सू यू ने शरारती अंदाज में पूछा। अगर तुम मुझे जाने नहीं दोगे तो तुम क्या करोगे? सू यू ने मुस्कुराते हुए पूछा। मैं तुम्हें काट लूंगा। वैंग डांग ने सू यू का हाथ पकड़ा और उसे जोर से काट लिया, जैसे कोई उत्तेजित छोटा खरगोश हो। सू यू, मेंग होंगचन कुछ बोलने ही वाली थी कि सू यू ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। कोई बात नहीं, सू यू ने शांत भाव से कहा। कुछ देर तक काटने के बाद वैंग डांग ने घृणा से उसे छोड़ दिया। अरे यार, तुम्हारी त्वचा कितनी मोटी है, लोहे जैसी सख्त है। वैंग डांग ने भौहें सिकुड़ी, उसे ऐसा लगा जैसे उसने अभी अभी धातु को काट लिया हो। वह न केवल सू यू की त्वचा को भेदने में असफल रहा, बल्कि अब उसके दांत भी दर्द कर रहे थे। बेशक अगर उसने सोल पावर का इस्तेमाल किया होता तो वह बाधा को तोड़ सकता था, लेकिन चूंकि वे सिर्फ खेल रहे थे, इसलिए वह वास्तव में कभी भी सोल पावर का इस्तेमाल नहीं करेगा। तुम बहुत कमज़ोर हो,
तुम्हारे पास ठीक से काटने की भी ताकत नहीं है, सुयू ने तिरस्कार से सिर हिलाते हुए कहा। क्या कहा आपने? आपने मुझे सुना। ठीक है, बेवकूफ़, मैं तुमसे लड़ूंगा। सुयू के आराम के क्षण का फायदा उठाते हुए वैंग डांग ने खुद को छुड़ाया और अपने पंजे फैलाकर उस पर झपटा मारा। सुयू ने एक हाथ से उसे आसानी से काबू में कर लिया और बिस्तर पर पटक दिया। वैंग डांग, क्या तुम हार स्वीकार करते हो? सुयू ने मुस्कुराते हुए पूछा। नहीं, मैं नहीं करता। मैं ये स्वीकार नहीं करूंगा। भले ही उसके शरीर को एक हाथ से जकड़कर नीचे दबा दिया गया था, लेकिन वैंग डांग का हौसला अडिग रहा। अब भी हार नहीं मान रहे। सुयू की आंखों में शरारत भरी चमक थी जब उसने वैंग डांग की कमर में फिर से गुदगुदी की, जिससे वह जोर से हंसने लगा। सुयू, तुम दोनों की आपस में अच्छी बनती है, मेंग होंचन ने चुपचाप कहा, और उनकी आंखों में थोड़ी ईर्ष्या झलक रही थी। वह सुयू से ईर्ष्या करती थी क्योंकि उसके पास एक ऐसा रूममेट था जिसके साथ उसका इतना घनिष्ठ संबंध था। इस तरह से मजाक करना और खेलना बहुत मजेदार लग रहा था। डोलो डालू 2 ट्रू गॉड किंग चैप्टर 58 फ्री वेब नॉवल। अपने स्वभाव के विपरीत मेंग को कोई करीबी दोस्त नहीं मिल पा रहा था। क्या सिस्टर मेंग का कोई भाई नहीं है जो उसकी परवाह करता हो? हालांकि भाई सियो का पर्सनालिटी कुछ हद तक असामान्य है, लेकिन ये स्पष्ट है कि वह आपसे बहुत प्यार करते हैं, सुयू ने हल्की हंसी के साथ कहा। मेंग होंचन ने इस बारे में सोचा और हल्की सी मुस्कान दी। हाँ, उसका एक भाई था जो उससे प्यार करता था। हालांकि उसका स्वभाव थोड़ा सनकी था, फिर भी वह एक बहुत अच्छा भाई था। और अगर सिस्टर मेंग दोस्त बनाना चाहती हैं तो हम सब उनके लिए यहाँ मौजूद हैं, सुयू ने आगे कहा। क्या हम नहीं हैं? सुयू ने वैंग डांग को रिहा किया और मेंग होंचन की ओर मुस्कुराते हुए कहा, हम भी तुम्हारे दोस्त हैं। उनका ठंडा चेहरा एक ग्लेशियर के पिघलने की तरह मुस्कान में बदल गया और एक पल के लिए मेंग होंचन स्तब्ध रह गई। कितना सुंदर है, उसने मन ही मन बुदबुदाया। क्या? सुयू ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। कुछ नहीं, मेंग होंचन ने जल्दी से अपना सिर हिलाया, उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने कहा कि तुम सुंदर हो। वैंग डांग बिस्तर से कूद गया और दोनों हाथों से सुयू के बालों को बिखेर दिया। अपनी झुंझलाहट दूर करने के बाद उसने मुंह फुलाते हुए कहा, बहन मेंग, तुम्हें तो बिल्कुल भी समझ नहीं है। मैं भी बहुत सुंदर हूँ, तुम्हें पता है ना। तुम सिर्फ सुयू को ही क्यों देख रही हो? ये लड़का तो बिल्कुल ही नासमझ है। मेंग होंचन ने अपना सिर झुकाया और फुसाते हुए कहा, सुयू बहुत अच्छा है। उसने सुयू की प्रतिक्रिया जानने के लिए उसकी ओर एक नज़र डाली। जब सुयू ने उसकी ओर देखा तो उसने तुरंत अपना सिर फिर से झुका लिया। हाँ, सुयू अच्छा है, वैंग डांग ने अस्पष्ट निराशा भरे स्वर में बुदबुदाया। उसने सुयू को देखा, उसकी आंखों में धीरे धीरे उदासी छा गई। सुयू को माहौल असहज लग रहा था। खासकर वैंग डांग के साथ उसकी उदास निगाहों का क्या मतलब था? इस समय तुम्हारी बाहरी पहचान पुरुष की ही होनी चाहिए। सुयू ने मन ही मन सोचा और तुरंत विषय बदलने का फैसला किया। बहन मेंग, काफ़ी देर हो गई है और खाने का समय हो गया है, सुयू ने कहा। आज का दिन बहुत खुशी का दिन है। मैं लेवल 4 सोल इंजीनियर बन गया हूं और मुझे इलस्ट्रियस वर्चू हॉल का सदस्य घोषित किया गया है। चलो जश्न मनाने चलते हैं। ज़रूर, मेंग होंचन ने उत्सुकता से उत्तर दिया। मुझे रेडियंट सिटी में एक ऐसी जगह पता है जहां बढ़िया बारबेक्यू मिलता है। चलो वहीं चलते हैं। ठीक है, सुयू ने सहमति जताते हुए कहा कि अजीबोगरीब माहौल के छंटने से उसे राहत मिली। डॉर्मेट्री से निकलते ही सुयू ने राहत की सांस ली। सुयू, अगर मैं अपने भाई को आमंत्रित करूं तो क्या आपको कोई आपत्ति होगी? मेंग होंचन ने संकोच से पूछा। वह नहीं चाहती थी कि सियो होंचन माहौल खराब करे, लेकिन अगर सुयू को कोई आपत्ति न हो तो वह उसे भी शामिल किए बिना नहीं रहना चाहती थी। बिल्कुल, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, सुयू ने मुस्कुराते हुए कहा। भाई सियो का हमारे साथ जुड़ना बेहतर होगा। मेंग होंचन को राहत महसूस हुई और उसने तुरंत सियो होंचन से संपर्क किया। वह जल्द ही सिर ऊंचा करके अपने हमेशा के घमंड के साथ वहां पहुंच गया। वैंग डांग, सियो होंचन के अहंकारी रवैये से स्पष्ट रूप से नाराज होकर मुंह फेर लिया। उसे सियो होंचन का ये व्यवहार कभी पसंद नहीं आया था। भाई, मेंग होंचन ने हाथ हिलाया। सियो होंचन अकड़ते हुए आया, मानो वह स्वर्ग के बाद दूसरे स्थान पर हो। भाई सियो, हम फिर मिले, सुयू ने विनम्रतापूर्वक मुस्कुराते हुए उनका अभिवादन किया। मैंने तुम्हारे बारे में सुना है। तुम मेरे प्रतिद्वंद्वी होने के लायक हो, तुम में वाकई कुछ खास हुनर है, सियो होंचन ने सुयू को घूरते हुए कहा। पहली मुलाकात से ही उसने सुयू को अपना सबसे बड़ा खतरा मान लिया था। भाई, आज सुयू की पदोन्नति का जश्न मनाने का दिन है। कोई गड़बड़ मत करना, मेंग होंचन ने उसे घूरते हुए चेतावनी दी। मेंग, चिंता मत करो, यह आदमी जल्द ही मेरा ब्रदर इन लॉ बन जाएगा। तुम्हारे लिए भी मैं कोई परेशानी खड़ी नहीं करूंगा, सियो होंचन ने बेपरवाही से कहा। सुयू और वैंग डांग दोनों ही स्तब्ध रह गए। क्या? सुयू ने पलकें झपकाईं। जीजा, वैंग डांग ने अविश्वास से भरी आवाज में जवाब दिया। बेशक, ये सुयू ही है। और कौन हो सकता है?
सियो होंचन ने आंखें घुमाते हुए जवाब दिया। वैंग डांग, सुयू। मेंग होंचन ने अपना माथा पीट लिया। मुझे उसे आने ही नहीं देना चाहिए था। भाई, मेंग होंचन सियो होंचन की ओर घूरते हुए चिल्लाए। तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? सियो होंचन ने बेपरवाही से कंधे उचका दिए। ये बकवास कैसे है? दादाजी भी सहमत हैं। सुयू। वैंग डांग। वैंग डांग ने सुयू की ओर देखा, उसकी आवाज़ कांप रही थी। आप और सिस्टर मेंग पहले से ही उस स्तर पर हैं। मुझे इसके बारे में कुछ पता क्यों नहीं चला? न जाने क्यों, वैंग डांग को विश्वासघात का गहरा एहसास हुआ। सुयू और मेंग होंचन के बीच पारिवारिक स्वीकृति मिल चुकी थी और उसे इस बात का जरा भी पता नहीं था। सुयू के होंठ फड़कने लगे। क्या मेंग और मैं पूरी तरह निर्दोष हैं? उन्होंने कहा कि हॉल मास्टर भी सहमत थे और तुम फिर भी मुझसे झूठ बोल रहे हो। वैंग डांग की आवाज़ में निराशा और दुख झलक रहा था। अरे अरे अरे, तुम इसमें क्यों पड़ रहे हो? सियो होंचन ने बीच में ही टोकते हुए कहा। तुम इतना नाटक क्यों कर रहे हो? सुयू के जवाब देने से पहले ही सियो होंचन ने आगे कहा, मैं सुयू और मेरी बहन के बारे में बात कर रहा था। तुम्हारा क्या मामला है? क्या तुम्हें मेरी बहन से प्यार है? ये ठीक नहीं है। तुम योग्य नहीं हो। सियो होंचन ने मन ही मन उपहास किया, लेकिन बाहर से उसने वैंग डांग पर ध्यान केंद्रित किया। इससे तुम्हें क्या लेना देना है? वैंग डांग ने पलटवार किया। अगर मैं चाहूं तो नाटकीय व्यवहार कर सकता हूं। तो क्या हुआ? सियो होंचन की आंखें सिकुड़ गईं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेइज्जती करने की? वह वैंग डांग को सबक सिखाने के लिए तैयार था। कोई मुझसे इस तरह बात नहीं कर सकता। क्या तुम में इतनी हिम्मत है? वैंग डांग ने चुनौती भरे लहजे में जवाब दिया। सियो होंचन। वैंग डांग के इस हठ ने सियो होंचन के गुस्से को और भड़का दिया। वह कुछ करने ही वाला था कि मेंग होंचन ने बीच बचाव किया। पर्याप्त। मेंग होंचन का गुस्सा फूट पड़ा, उसकी नाराजगी ने तनाव को चीर दिया। भाई, अगर तुम यहाँ नहीं रहना चाहते तो चले जाओ। और वैंग डांग, अगर तुम लड़ना चाहते हो तो मुझसे लड़ो। उसके उग्र क्रोध ने उन दोनों को सन्नाटे में डाल दिया। उन्होंने पहले कभी मेंग होंचन को इतना क्रोधित नहीं देखा था। मेंग होंचन के हस्तक्षेप से अंततः तनावपूर्ण माहौल समाप्त हो गया। बाद में मेंग होंचन ने स्थिति स्पष्ट की और तभी वैंग डांग और सुयू को एहसास हुआ कि यह सब एक गलतफहमी थी। सियो होंचन बस जरूरत से ज्यादा सोच रहा था। मुझे पता था कि यह इतना हास्यास्पद नहीं हो सकता। पता चला कि यह बस किसी की कल्पना की उड़ान थी। वैंग डांग ने राहत की सांस लेते हुए कहा। उसने सोचा था कि सुयू का मेंग होंचन के साथ कुछ चल रहा है, लेकिन ये सब बस एक गलतफहमी थी। और जाहिर है, सुयू का दैनिक प्रशिक्षण कार्यक्रम इतना व्यस्त था कि उसे रोमांस के लिए समय ही कहाँ मिलता। सोल टूल्स में सुयू की उपलब्धियां केवल प्रतिभा का परिणाम नहीं थी, उसने अविश्वसनीय रूप से कड़ी मेहनत की थी। वैंग डांग ने सुयू को कई बार देर रात तक को फॉर्मेशंस का अभ्यास करते देखा था। एक पल के लिए वैंग डांग को थोड़ी शर्म महसूस हुई। उसे सुयू पर शक नहीं करना चाहिए था। तुम्हारा मतलब क्या है? बातों को बढ़ा चढ़ाकर कहना। दादाजी जिस तरह से सुयू के साथ व्यवहार कर रहे हैं, उससे साफ है कि वे उसे अपना भावी दामाद मानते हैं, सियो होंचन ने आत्मसंतुष्ट भाव से कहा। तुम्हें बात समझ नहीं आ रही है। इस युवा मालिक को तुमसे बहस करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। वैंग डांग ने अपनी आंखें घुमाईं। अब उसे साफ साफ समझ आ गया था कि सियो होंचन सचमुच एक पागल था। एक सामान्य व्यक्ति होने के नाते वैंग डांग ने फैसला किया कि वह एक पागल से बहस नहीं करेगा। मेंग होंचन ने जिस बारबेक्यू रेस्टोरेंट का जिक्र किया था, वह अकेडमी के बाहर था, इसलिए पूरा समूह एक साथ निकल पड़ा। अकेडमी से बाहर निकलते ही उनका स्वागत रेडियंट सिटी के नज़ारों ने किया। विशाल और चहल पहल से भरे इस शहर ने वैंग डांग को भी चकित कर दिया। सच कहूं तो रेडियंट सिटी वाकई बहुत प्रभावशाली है। मैं हेवन डाओ एम्पायर की राजधानी जा चुका हूं और वह जगह इसके सामने कुछ भी नहीं है, वैंग डांग ने आश्चर्य व्यक्त किया। ये पहली बार नहीं था जब उन्होंने रेडियंट सिटी देखी थी, लेकिन पिछली बार उनका दौरा संक्षिप्त था। इस बार उन्हें शहर के नज़ारों को देखने का मौका मिला। शहर की समृद्धि ने उन्हें विस्मय में डाल दिया। अन्य साम्राज्यों की विशिष्ट प्राचीन वास्तुकला के विपरीत रेडियंट सिटी में एक अनूठा धात्विक और आधुनिक स्वरूप था। बिल्कुल, सन मून एम्पायर की रेडियंट सिटी इस महाद्वीप का सबसे समृद्ध शहर है। अगर आप बाकी तीनों साम्राज्यों की राजधानियों को भी मिला दें तो भी वे इसकी तुलना में कुछ नहीं होंगी, सियो होंचन ने गर्व से अपनी ठुड्डी ऊपर उठाते हुए कहा। रेडियंट सिटी सन मून एम्पायर के प्रत्येक नागरिक के लिए गर्व का स्रोत था। वैंग डांग ने सियो होंचन से बहस नहीं की, उसने बस फिर से अपनी आंखें घुमाईं। समूह शहर के नज़ारों का आनंद लेते हुए चलता रहा। अंततः वे एक संकरी गली में पहुंचे जहां कई खाने पीने की दुकानें थीं। वह गली किसी फूड स्ट्रीट जैसी लग रही थी। बहुत खूब, वैंग डांग ने उत्साह से आंखें चौड़ी करते हुए कहा। हवा में धुएं की तेज गंध और भुने हुए खाने की लजीज खुशबू फैली हुई थी। किसने सोचा होगा कि एकेडमी के इतने करीब इतनी शानदार जगह होगी? वैंग डांग ने कहा। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे पिछले कुछ महीनों में उन्होंने कुछ खो दिया हो।
यहाँ वूज बारबेक्यू नाम की एक जगह है। उनका ग्रिल्ड मीट लाजवाब होता है, खासकर पूरा भुना हुआ मेमना, ये बहुत नरम और स्वादिष्ट होता है। मैं और मेरा भाई अक्सर यहाँ आते हैं, मैंग होंगचन ने गली के अंत की ओर समूह का नेतृत्व करते हुए बताया। बाहर से देखने पर वूज बारबेक्यू उतना प्रभावशाली नहीं लग रहा था, लेकिन अंदर से आती हुई भुने हुए मांस की हल्की खुशबू बेहद लुभावनी थी। यहाँ हम हैं, मैंग होंगचन ने घोषणा की। अंदर दुकान पहले से ही लोगों से खचाखच भरी हुई थी। मैंग होंगचन ने पुकारा, मास्टर वो। मांस भूनने में व्यस्त एक बूढ़े व्यक्ति ने मैंग होंगचन को देखकर ऊपर देखा और मुस्कुराया। अरे तुम हो, अंदर आओ, बैठो। सियोफंग, आओ मेहमानों का स्वागत करो। बूढ़े आदमी ने पुकारा। मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। लगभग 20 वर्ष का एक युवक हाथ में नोटबुक लिए दौड़ता हुआ बाहर आया। अरे ये तो नन्ही मेंग है। और भाई सियो, तुम भी यहाँ हो। ये दोनों नए लग रहे हैं। क्या ये पहली बार आए हैं? सियोफंग का उत्साह दर्शाता था कि वह मेंग और सियो होंगचन से काफ़ी परिचित था। हाँ, वे अकेडमी के नए छात्र हैं। मैं और मेरा भाई उन्हें रेडियंट सिटी का सबसे बढ़िया बारबेक्यू चखाने के लिए यहाँ लाए हैं, मैंग होंगचन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। हा, आप तो बड़े दयालु हैं। अंदर आ जाए, सियोफंग ने उन्हें अंदर आने का न्योता देते हुए कहा। उसने दीवार पर लगी एक बड़ी धातु की स्क्रीन पर प्रदर्शित मेन्यू की ओर इशारा किया। उसमें ग्रिल्ड फिश, ग्रिल्ड चिकन और लैम कबाब्स जैसे व्यंजन सूचीबद्ध थे, जिनमें से प्रत्येक के साथ एक आकर्षक तस्वीर भी थी। सुयू ने तुरंत देखा कि स्क्रीन एक सोल टूल था। ऐसा लग रहा था कि रेडियंट सिटी की एक साधारण बारबेक्यू शॉप भी सोल टूल्स का इस्तेमाल करती है। आइए 20 बीफ स्क्यूअर्स, 2 रोस्टेड फिश, कुछ रोस्टेड वेजिटेबल्स और एक पूरा रोस्टेड लैम मंगवाते हैं, मैंग होंगचन ने कुशलतापूर्वक आदेश दिया। फिर वह सुयू की ओर मुड़ी। क्या आप कुछ और जोड़ना चाहेंगे? ये काफ़ी है। अगर हम ज़्यादा ऑर्डर करेंगे तो सब खत्म नहीं कर पाएंगे, सुयू ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मैंग होंगचन ने सिर हिलाया और वापस सियोफंग की ओर मुड़ गई। अभी के लिए बस इतना ही। और हमारे लिए फ्रूट जूस की एक बड़ी बोतल ले आइए। समझ गया। कृपया ऊपर दूसरी मंजिल पर जाए और बैठ जाए। आपका खाना जल्द ही तैयार हो जाएगा, सियोफंग ने गर्मजोशी से कहा। समूह मैंग होंगचन के पीछे पीछे ऊपर खिड़की के पास एक प्राइवेट रूम में गया, जहां से वे बाहर की फूड स्ट्रीट देख सकते थे। मैंग, क्या तुम मुझसे यह नहीं पूछोगी कि मैं क्या खाना चाहता हूँ? सियो होंगचन ने मुंह फुलाकर नाराजगी भरे लहजे में पूछा। मैंग होंगचन ने उसे हैरानी से देखा। भाई, क्या तुम्हें रोस्टेड लैम पसंद नहीं है? तुम्हें फिर भी पूछ लेना चाहिए था। इसमें ज़्यादा समय नहीं लगता, सियो होंगचन ने बुदबुदाते हुए कहा। साफ तौर पर उसे थोड़ी जलन हो रही थी। क्या उसकी बहन को अब सुयू की ज़्यादा परवाह थी? मैंग होंगचन ने उसकी बात अनसुनी कर दी और अपना ध्यान वापस सुयू की ओर मोड़ दिया। दुकान की साधारण सी दिखावट से धोखा मत खाना। ये 100 साल से भी ज़्यादा पुरानी है। तुम्हें निराशा नहीं होगी। सच में, मुझे इसका बेसब्री से इंतजार है, सुयू ने मुस्कुराते हुए कहा। कुछ ही देर में सुनहरा और तेल से लथपथ पूरा रोस्टेड लैम आ गया। वह देखने में बहुत स्वादिष्ट लग रहा था। मैंग होंगचन ने खुद मेमने की टांग तोड़कर सुयू को परोसी। इसे चख कर देखो, इसका स्वाद कैसा है, उसने अपनी ठुड्डी हाथ पर टिकाते हुए और सुयू को ध्यान से देखते हुए कहा। सुयू ने एक टुकड़ा खाया। यह बाहर से कुरकुरा, अंदर से नर्म और बेहद रसदार था। इसमें जंगली जानवरों की गंध का कोई नामोनिशान नहीं था। इसे बिल्कुल सही तरीके से भुना गया था। ये स्वादिष्ट है, ज़रूर चखना चाहिए, सुयू ने टिप्पणी की। भले ही यह साधारण भेड़ का मांस था, किसी असाधारण जानवर का नहीं, फिर भी इसे पकाने का तरीका असाधारण था। मुझे खुशी है कि आपको ये पसंद आया, मैंग होंगचन ने खुशी से मुस्कुराते हुए कहा। मैं भी खाऊंगा, सियो होंगचन ने एक बड़ा सा पैर तोड़कर उसे आक्रामक ढंग से चबाते हुए कहा। खाते समय उसने सुयू को घूर कर देखा, मानो सुयू ने उससे कोई कीमती चीज़ चुरा ली हो। सुयू ने उसकी बात अनसुनी कर दी और मैंग होंगचन और वैंग डांग की सेवा के लिए एक और टांग तोड़ दी। डोलो डालू टू ट्रू गॉड किंग चैप्टर 59 फ्री वेब नॉवल। धन्यवाद, मैंग होंगचन ने फुसफुसाते हुए कहा, उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया था। दूसरी ओर वैंग डांग कहीं अधिक बेफिक्र था। उसने गहरी सांस ली और अपने हाथ में पकड़े मेमने के पैर की सुगंध का आनंद लिया। बहुत ही बढ़िया खुशबू है। उसने तुरंत एक बड़ा निवाला लिया और उसकी आंखें चमक उठीं। वाह, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। वैंग डांग ने बड़ी लालच से खाना खाया, अपने चेहरे से भी बड़े मेमने के पैर को चबाते हुए बड़े बड़े निवाले लिए। उसका चेहरा जल्द ही तेल से लथपथ हो गया। उनकी तुलना में मैंग होंगचन कहीं अधिक शालीनता से भोजन करती थीं। वह बड़े ध्यान से छोटे छोटे टुकड़े काटती थीं और धीरे धीरे शालीनता से खाती थीं, मानो कोई सभ्य महिला हो। वे चारों ही सोल मास्टर्स थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से उनकी भूख आम लोगों से कहीं अधिक थी। देखते ही देखते उन्होंने जो भी खाना मंगवाया था वह पूरी तरह से चट हो गया। सुयू ने एक मेमने की टांग और कुछ सब्जियां खाकर खाना बंद कर दिया।
मेंग होंगचन ने एक टांग तो खा ली, लेकिन वैंग डांग और सियो होंगचन अपनी अत्यधिक भूख के कारण लगभग सारा बचा हुआ खाना चट कर गए। उफ, मेरा पेट कितना भर गया है। वैंग डांग ने अपने गोल पेट को सहलाया, संतुष्टि से डकार ली और पूरी तरह से तृप्त दिखाई दिया। बहुत समय बाद उसने इतने खुले मन से और आनंदपूर्वक बारबेक्यू का लुत्फ़ उठाया था। हमें अगली बार यहाँ ज़रूर आना होगा, ये जगह बहुत अच्छी है, वैंग डांग ने बुदबुदाते हुए कहा। आपने अभी अभी खाना खत्म किया है और आप अभी से अगली बार के बारे में सोच रहे हैं। वाह, आप तो खाने के शौकीन हैं। सू यू अपनी हंसी नहीं रोक पाए। ये वैंग डांग का स्वभाव था, कितना पेटू है। ठीक है, अपना चेहरा पोंछ लो, खुद को देखो, तुम बिल्कुल बिल्ली जैसे दिख रहे हो। सू यू ने आदत के अनुसार उसे एक नैपकिन पकड़ा दिया। वैंग डांग को इतने आनंद से खाते हुए देखकर उसे दी मिंगली की याद आ गई। वह लड़की भी बारबेक्यू की शौकीन थी और उसकी भूख वैंग डांग से भी कहीं ज़्यादा थी। वैंग डांग ने रुमाल उठाया और उससे अपना चेहरा जोर से पोंछा, जिससे चेहरे पर जमी तैलीय चमक हट गई। आखिरकार उसका कोमल चेहरा फिर से निखर उठा। बहन मेंग, आपको जगह चुनने का हुनर आता है। यहाँ का भुना हुआ मेमना लाजवाब है, वैंग डांग ने कहा। उसका चेहरा अब ज्यादा दोस्ताना लग रहा था। एक पूरा भुना हुआ मेमना ही उसे पसंद आ गया था। मुझे खुशी है कि आपको ये पसंद आया, मेंग होंगचन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हालांकि उसकी निगाहें सू यू पर टिकी हुई थीं। क्या आपको पता भी है कि इस जगह को किसने खोजा? सियो होंगचन टूथपिक चबाते हुए गर्व से शेखी बघार रहा था। सियो होंगचन द्वारा चुनी गई जगह शानदार न हो, ऐसा भला भला कैसे हो सकता है? तुम्हारे साथ कौन बात कर रहा है? खुद को इतना बड़ा मत समझो, वैंग डांग ने तिरस्कारपूर्ण लहजे में जवाब दिया। अरे, तुम तो मेरी सहनशीलता की परीक्षा ले रहे हो, सियो होंगचन ने अपनी आस्तीनें ऊपर चढ़ाते हुए कहा, मानो कुछ शुरू करने के लिए तैयार हो। क्या वैंग डांग सचमुच उसे उकसा रहा था? ठीक है भाई, मजाक करना बंद करो। चलो, वैंग डांग, मेंग होंगचन ने स्थिति को शांत करने की कोशिश करते हुए कहा, जबकि सू यू ने वैंग डांग के सिर पर अपना बड़ा हाथ रख दिया। तस तस, वैंग डांग और सियो होंगचन दोनों ने एक साथ अपनी जीभ चटकाए और अपना सिर दूसरी तरफ घुमा लिया। जाहिर तौर पर वे एक दूसरे से नाराज थे। चलो चलते हैं, बिल चुकाने का समय हो गया है। खाना खाने के बाद डाइजेस्शन में मदद के लिए हमें रेडियंट सिटी में घूमना चाहिए, सू यू ने उठते हुए कहा। मेंग होंगचन और बाकी लोग भी उठ गए और नीचे जाने की तैयारी करने लगे। तभी नीचे से शोरगुल मच गया। सर, आपने अभी तक भुगतान नहीं किया है। मुझसे पैसे वसूलना चाहते हो? दफा हो जाओ। इसके बाद मेज और कुर्सियों के टूटने की आवाज़ सुनाई दी। सू यू और अन्य लोगों ने एक दूसरे की ओर देखा, क्षण भर के लिए वे स्तब्ध रह गए। चलो, जाकर देखते हैं, सू यू ने सुझाव दिया, लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, सियो होंगचन पहले ही दौड़ पड़ा और दूसरी मंजिल से सीधे नीचे कूद गया। सू यू के होंठ फड़कने लगे और वह मेंग होंगचन और वैंग डांग को धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे ले गया। जब वे पहली मंजिल पर पहुंचे तो सू यू ने चारों ओर नजर घुमाई। तब तक कई लोग चौंक चुके थे, लेकिन एक कोने में काले वस्त्र पहने एक बूढ़ा व्यक्ति आराम से अपना पे पीता रहा। सू यू ने उस पर सरसरी नजर डाली, कुछ भी असामान्य नहीं देखा और अपनी दृष्टि हटा ली। जब तीनों प्रवेश द्वार पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि सियो होंगचन भूरे रंग के वस्त्र पहने दो आदमियों के सामने खड़ा है। मास्टर वू सियो होंगचन के पीछे खड़े थे, उनके हाथ में आग बुझाने वाला चिमटा था और वे वुफंग को सहारा दे रहे थे। वुफंग के चेहरे पर हाथ का निशान था और उसके मुंह के कोने से खून टपक रहा था। पास ही में मेजें और कुर्सियां उल्टी पड़ी थीं और रेस्तरां में अफरा तफरी मची हुई थी। सियो होंगचन ने एक हाथ कमर पर रखा और दाहिने हाथ से भूरे रंग के कपड़े पहने दो आदमियों की ओर इशारा करते हुए घमंड से कहा, तुम दोनों बदमाश खाना खाकर भाग गए और लोगों को पीटने की हिम्मत कैसे करते हो? क्या तुम्हें पता नहीं कि यह मेरा इलाका है? तुम मौत को दावत दे रहे हो। ग्रे रंग के कपड़े पहने दोनों व्यक्तियों ने एक दूसरे की ओर देखा, लेकिन सियो होंगचन को नज़रअंदाज करते हुए जाने के लिए मुड़ गए। भागने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुमने मेरी बात नहीं सुनी? उन्हें खुलेआम उसकी अवहेलना करते देख सियो होंगचन क्रोधित हो गया। वह उन पर झपटा और अपने दाहिने हाथ से एक आदमी का कंधा पकड़ लिया। उस आदमी की आंखों में ठंडी चमक आए और उसने अपनी कलाई झटककर सियो होंगचन को झटक दिया। वाह 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 वाह, लगता है तुम सिर्फ आम गुंडे नहीं हो। लेकिन जब तक हम इस मामले को सुलझा नहीं लेते, तुम यहाँ से नहीं जा सकते, सियो होंगचन ने अपनी मार्शल पावर को सक्रिय करते हुए गुर्राया। सुनहरी रोशनी चमकी और उसकी पीठ से एक तीसरा पैर निकला, उसकी मार्शल सोल, 3 पैरों वाला सुनहरा मेढक 3-लेग्ड गोल्डन टोड प्रकट हुई। पीला पीला, बैंगनी बैंगनी, काला, 5 सोल रिंग्स उसके चारों ओर लहरा रहे थे। वह 5 छल्लों वाला सोल किंग था। सियो होंगचन अभी 15 साल का भी नहीं हुआ था और वह पहले ही सोल किंग लेवल तक पहुंच चुका था। विशेष सप्लीमेंट्स की मदद के बावजूद यह एक प्रभावशाली उपलब्धि थी। वाह, एक सोल किंग, और वो भी इतने युवा। कई दर्शक उत्साहित थे।
सोल मास्टर्स के बीच लड़ाई स्वाभाविक रूप से ध्यान आकर्षित करती थी, खासकर इसलिए क्योंकि सियो होंगचन इतना युवा था और पहले से ही एक सोल किंग था। सियो होंगचन ने तुरंत एक को फॉर्मेशन बनाया। जैसे ही फॉर्मेशन धातु की तोपों की एक श्रृंखला में परिवर्तित हुआ, उसकी सोल रिंग्स चमक उठीं। जल्द ही उनसे प्रकाश की किरणें निकलने लगीं। धूसर रंग के वस्त्र पहने दोनों व्यक्ति तुरंत सतर्क हो गए, क्योंकि वे जानते थे कि सोल टूल की मारक क्षमता कितनी घातक हो सकती है, विशेषकर सियो होंगचन जैसे प्रतिभाशाली व्यक्ति से। एक लेवल 5 सोल इंजीनियर के रूप में उनकी विस्फोटक शक्ति का मुकाबला करना असंभव था। धूसर वस्त्र पहने दोनों व्यक्तियों ने मुंह बनाया और हमलों से बचते हुए तुरंत अपनी युद्ध शक्ति का आह्वान किया। उनमें से एक के पीछे एक विशाल काला मच्छर प्रकट हुआ, जिसकी लंबी सूंड, काला शरीर और खून जैसी लाल धारियां थीं, जो एक भयावह आभा बिखेर रही थीं। उसकी पीठ से काले पंख निकले हुए थे, जिन पर खून की नसें थीं। दूसरे व्यक्ति की मार्शल सोल ने एक बैंगनी रंग की भयानक छाया का रूप धारण कर लिया, जो किसी कीट जैसी दिखती थी, संभवतः एक मधुमक्खी। उसकी उपस्थिति विचित्र और विचलित करने वाली थी, यहाँ तक कि काले मच्छर से भी अधिक भयावह। अपने मतभेदों के बावजूद दोनों पुरुषों के पास पीले, पीले, बैंगनी और काले रंग के सोल रिंग्स थे, जो कि सबसे आदर्श संयोजन था। सियो होंगचन का चेहरा गंभीर हो गया। ये दोनों भी सोल किंग्स थे। ब्लैक ब्लड मॉस्किटो, सोल डिवॉरिंग बी, दोनों ही ईवल सोल्स हैं। ये दोनों ईवल सोल मास्टर्स हैं, सुयू ने बुदबुदाते हुए कहा। उनकी आत्माओं को पहचानते ही उसका चेहरा काला पड़ गया। ये दोनों मार्शल सोल दुष्ट मार्शल सोल के उत्कृष्ट उदाहरण थे। ब्लैक ब्लड मॉस्किटो को मनुष्यों या आत्मा पशुओं का रक्त अवशोषित करके विकसित किया जाता है। रक्त की गुणवत्ता जितनी अधिक होगी, विकास की गति उतनी ही तेज होगी। विशेष रूप से मानव रक्त इसके विकास को गति देता है। मनुष्य स्वभाव से ही प्राइमेट हैं और साधारण आत्मा प्राणियों की तुलना में मानव रक्त में रहस्यमय गुण होते हैं। इसलिए भले ही वे साधना के लिए आत्मा प्राणियों का रक्त अवशोषित कर सकते हैं, अधिकांश ब्लैक ब्लड मॉस्किटो मार्शल सोल उपयोगकर्ता अंततः मानव रक्त का अवशोषण करने लगते हैं। तेजी से बढ़ती शक्ति का रोमांच रोकना मुश्किल होता है, नशे की लत की तरह। एक बार शुरू करने के बाद पतन की ओर जाना आसान हो जाता है। उनके सामने मौजूद ब्लैक ब्लड मॉस्किटो का उपयोग करने वाले व्यक्ति का शरीर बुरी ऊर्जा से भरा हुआ था और उस पर खून के कई निशान थे, जिससे स्पष्ट था कि उसने काफी मात्रा में मानव रक्त अवशोषित कर लिया था। सोल डिवॉरिंग बी ब्लैक ब्लड मॉस्किटो से भी कहीं अधिक खतरनाक थी। जहां ब्लैक ब्लड मॉस्किटो साधना के लिए रक्त सोखता था, वहीं सोल डिवॉरिंग बी अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए मानव सोल मास्टर या आत्मा जीवों के मस्तिष्क को खाती थी। इसके अलावा सोल डिवॉरिंग बी में मेंटल एट्रीब्यूट्स भी थे, जो इसे विशेष रूप से खतरनाक बनाते थे। यदि कोई सावधान न रहे तो वह आसानी से इसका शिकार बन सकता था। दो इवल सोल मास्टर्स, सोल किंग्स का सामना करना आसान काम नहीं था। भले ही सियो होंगचन बेहद प्रतिभाशाली था, फिर भी उसे उनके खिलाफ संघर्ष करना पड़ता। सुयू, क्या तुमने कहा कि वे इवल सोल मास्टर्स हैं? वैंग डांग चौंक गया और मेंग होंगचन का चेहरा डर से पीला पड़ गया। इवल सोल मास्टर्स, मेंग ने अविश्वास से दोहराया। हाँ, ये दोनों मार्शल सोल इसके उत्कृष्ट उदाहरण हैं और इनके चारों ओर फैली घनी दुष्ट ऊर्जा से पता चलता है कि इन्होंने कई लोगों को नुकसान पहुंचाया है, सुयू ने उनके लिए मार्शल सोल की पहचान करते हुए समझाया। वैंग डांग का चेहरा गंभीर हो गया और मेंग होंगचन ने अपनी भौहें कसकर सिकोड़ लीं। ये इवल सोल मास्टर्स सचमुच घृणित हैं, वैंग डांग ने घृणा से बुदबुदाया। उसकी रेडियंट गॉडेस बटरफ्लाई एक प्रकाश गुण वाली मार्शल सोल थी और वह किसी भी अंधकार में और बुरी चीज से घृणा करता था। रेडियंट सिटी में इवल सोल मास्टर्स क्यों होंगे? मेंग होंगचन ने हैरानी से भौहें चढ़ाईं। वह भी उनके प्रति गहरी घृणा रखती थी। सुयू ने मेंग होंगचन के हावभाव को देखकर अनुमान लगाया कि शायद उसे सन मून एम्पायर के इवल सोल मास्टर्स से संबंध के बारे में जानकारी नहीं है। लेकिन जिस तरह से ये इवल सोल मास्टर्स रेडियंट सिटी में इतनी बेशर्मी से काम कर रहे थे, उससे संकेत मिलता है कि सन मून एम्पायर के उच्च अधिकारी लंबे समय से होली गोस्ट कल्ट के साथ मिले हुए थे। जिंग होंगचन को तो पता ही होगा। अलस्ट्रियस वर्चू हॉल के प्रमुख होने के नाते अगर उसे पता न होता तो संदेह की बात होती। सन मून एम्पायर भी कुछ खास अच्छा नहीं है, सुयू ने मन ही मनाह भरी। श्रेक अकेडमी भले ही पसंद करने लायक न हो, लेकिन सन मून एम्पायर के शीर्ष अधिकारी भी कोई कम नेक नहीं थे। वे एक ही सिक्के के दो पहलू थे। सौभाग्यवश सुयू का कभी भी सन मून एम्पायर की सेवा करने का इरादा नहीं था। सन मून इंपीरियल सोल इंजीनियरिंग अकेडमी में शामिल होने का उनका एकमात्र उद्देश्य अपने कौशल को बढ़ाना था। उन्हें सन मून शाही परिवार के लिए कोई सम्मान नहीं था। देखो, वे लड़ रहे हैं। वैंग डांग की आवाज ने सुयू के विचारों को बाधित कर दिया। अब तक सियो होंगचन दो दुष्ट सोल किंग्स से भिड़ चुका था। हालांकि सियो होंगचन पूरी ताकत से हमला कर रहा था, लेकिन ईवल सोल मास्टर्स कमजोर नहीं थे। भले ही ऐसा लग रहा था कि वह उन पर हावी है, लेकिन वह उन्हें कोई खास नुकसान नहीं पहुंचा पाया था। ब्लैक ब्लड मॉस्किटो और सोल डिवॉरिंग भी दोनों उड़ सकते थे, जिससे उन्हें फायदा मिल रहा था।
अचानक सोल डिवाउरिंग बी के सोल मास्टर की चौथी सोल रिंग चमक उठी और हवा में एक अजीब सी भिनभिनाहट गूंज उठी। सियो होंचन का शरीर वहीं जम गया, उसकी आंखें बेजान हो गईं। यह अच्छा नहीं है, यह एक मेंटल अटैक है। मैंग होंचन चिल्लाए और आगे बढ़ी। वह सियो होंचन को मुसीबत में देखकर चुपचाप खड़ी नहीं रह सकती थी। मैंग होंचन की मार्शल सोल सक्रिय हो गई। यह एक अनोखी मेढक प्रकार की मार्शल सोल थी, लाल आंखों वाला बर्फीला मेढक वर्मिलियन आइडाइज टोड। इसका सफ़ेद बाहरी भाग ठंडी हवा उत्सर्जित करता था, लेकिन इसकी अग्नि प्रधान आंखें विशेष रूप से आकर्षक थीं। बर्फ और अग्नि के परस्पर मेल से एक विशेष प्रकार का ठंडा विष उत्पन्न होता था। जैसे ही उसकी मार्शल सोल ने उसे अपने वश में किया, मैंग होंचन का रूप बदल गया। उसके गहरे लाल बाल बर्फ जैसे सफ़ेद हो गए और उसकी बर्फीली नीली आंखें खून जैसी लाल हो गईं। उसकी खुली त्वचा जेड की तरह बर्फ जैसी सफ़ेद हो गई। अपनी सोल टूल की शक्ति से वह तेजी से आगे बढ़ी और सियो होंचन को मेंटल अटैक से बाहर खींच लिया, जिससे उस पर से हमला टूट गया। सियो होंचन को होश आया, उसका चेहरा गुस्से से लाल था। अचानक हुए हमले में उसे चोट लग गई थी। ये जगह सुरक्षित नहीं है, चलो चलते हैं। दोनों ईवल सोल मास्टर्स ने एक दूसरे को देखा। उनके सामने खड़े पुरुष और स्त्री दोनों ही सोल किंग्स थे, जिससे निपटना मुश्किल था। अगर इंपीरियल गार्ड्स को इसकी भनक लग गई तो मामला और भी पेचीदा हो जाएगा। जाना, इतनी जल्दी नहीं, सियो होंचन चिल्लाया। उन्हें भागने नहीं देना चाहता था। वह फिर से हमला करने ही वाला था कि तभी सोल डिवाउरिंग बी के सोल मास्टर की पांचवी सोल रिंग चमक उठी और उसने अनगिनत सोल डिवाउरिंग बी की परछाइयों को सियो और मैंग होंचन की ओर भेज दिया। उन्होंने अपनी रक्षा के लिए अपने सोल टूल्स को सक्रिय किया, लेकिन दोनों ईवल सोल मास्टर्स ने इस मौके का फायदा उठाकर भाग निकले। तभी ब्लैक ब्लड मॉस्किटो सोल मास्टर अचानक बर्फ की मूर्ति में बदल गया और आकाश से नीचे गिरने लगा। चारों ओर कड़ाके की ठंड फैल गई। सोल डिवाउरिंग बी के सोल मास्टर के चेहरे के भाव बदल गए। उसने पीछे मुड़कर देखा तो सुयू उनके रास्ते में खड़ा था। जब आप आ ही गए हैं तो इतनी जल्दी में क्यों जा रहे हैं? सुयू एक पतली शाखा पर खड़ा होकर अपना हाथ हल्के से पीठ के पीछे रखते हुए शांत भाव से बोला। उसके पीछे एक बर्फीली नीली छाया मंडरा रही थी, जिससे एक अंतहीन ठंडी आभा निकल रही थी। सोल डिवाउरिंग बी सोल मास्टर का चेहरा भय से विकृत हो गया। उसे किसी खतरनाक उपस्थिति का आभास हुआ। उसने सुयू के 3 चमकते सोल रिंग्स देखे, काला, काला और सफ़ेद। पहले तो वह चौंक गया, फिर उसने उपहास किया। मैं सिर्फ एक सोल एल्डर हूं और तुम मुझे ब्लॉक कर रहे हो। एक मामूली सोल किंग, सुयू ने ठंडे लहजे में जवाब दिया। संघर्ष क्यों करें? क्या मृत्यु की प्रतीक्षा करना आसान नहीं है? दुष्ट सोल मास्टर के प्रतिक्रिया करने से पहले ही वह भी बर्फ की मूर्ति में जम गया और गिर गया। मधुमक्खी की छाया से मुक्त होकर सियो होंचन ने अनगिनत सफ़ेद प्रकाश की किरणें छोड़ीं, जिससे जमे हुए सोल डिवाउरिंग बी सोल मास्टर के टुकड़े टुकड़े हो गए। सुयू ने सहजता से अपना प्राचीन भाला अजूर स्पीयर फेंका और जमे हुए ब्लैक ब्लड मॉस्किटो दुष्ट सोल मास्टर को भेद दिया। पलमर में दोनों दुष्ट सोल किंग्स मर गए। सुयू, मैंग होंचन ने प्यारी सी मुस्कान के साथ पास आते हुए पुकारा, तुम कमाल हो। सुयू ने हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन बारबेक्यू रेस्टोरेंट के खुले दरवाजे से काले वस्त्र पहने एक बूढ़े व्यक्ति पर नजर पड़ते ही वह थोड़ा तनाव में आ गया। डोलो डालू टू ट्रू गॉड किंग चैप्टर 63 वेब नॉवल। सुयू को अचानक लगा कि उसका दिल हिंसक रूप से सिकुड़ गया है, मानो उस पर किसी आदिम जानवर ने हमला कर दिया हो। उसका दिल जोर से धड़क रहा था और उसके दिमाग में जैसे गर्जना हो रही थी, जिससे उसका मस्तिष्क चकरा रहा था। सुयू हौंफते हुए सांस लेने लगा, उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं। मजबूत, बहुत मजबूत। महज एक नज़र ने सुयू को अपने दिल में गहरी बेबसी का एहसास भर दिया। ये बुजुर्ग व्यक्ति, जिसे सुयू ने पहले भी एक झलक के लिए देखा था लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया था, कल्पना से परे भयानक था। उन्होंने उसके बारे में पूरी तरह से गलत अनुमान लगाया था। अगर बूढ़े आदमी ने खुद पहल करके उसकी तरफ न देखा होता, और अगर सुयू को अपने पिछले इनाम से सुपर सेंसरी की क्षमता न मिली होती, तो शायद उसने बूढ़े आदमी में कुछ भी खास नहीं देखा होता। असाधारण संवेदी क्षमता के कारण वह यह महसूस कर लेता था कि कोई शक्तिशाली व्यक्ति अंधेरे में छिपकर उसे देख रहा है। और अब स्थिति बिल्कुल यही थी। सुपर सेंसरी क्षमता ने सुयू की धारणा को कई गुना बढ़ा दिया था, जिससे वह उस बूढ़े व्यक्ति के भीतर छिपी भयानक, अपार शक्ति को महसूस कर सका। यह एक अथाह खाई की तरह था जो उसे पूरी तरह निगलने के लिए तैयार थी। शुद्ध अंधकार की एक ऐसी गहराई जो किसी भी अशुद्धि से रहित हो। यहाँ तक कि म्यूवू भी उसे ऐसा भयानक एहसास नहीं दिला सका। सुयू ने मन ही मन उन शक्तिशाली हस्तियों के बारे में सोचा जिनसे उसका सामना हुआ था, और शायद केवल डीटीएन ही इस बूढ़े व्यक्ति को पछाड़ सकता था। क्या ऐसा हो सकता है कि रेडियंट सिटी के भीतर ही इतनी भयानक शक्ति छिपी हुई हो? सुयू का दिल जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसने खुद को शांत रखने की कोशिश की और बेचैनी का कोई बाहरी संकेत नहीं दिखाया। उसने लापरवाही से अपनी नज़रें घुमाईं और जबरदस्ती हल्की सी मुस्कान बिखेरी। सुयू, मैंग होंचन, पूरी तरह से बेखबर, ने उसे देखकर मीठी मुस्कान दी।
जवाब देते हुए सूयू ने अपना प्राचीन भाला अजूर स्पीयर पुनः प्राप्त कर लिया। उन्होंने बातचीत की, बिल का भुगतान किया और सूयू ने ऐसे व्यवहार किया जैसे कुछ हुआ ही न हो और सब कुछ शांति से निपटा दिया। तभी वह मैंगहोंगचन और अन्य लोगों के साथ जल्दी से वहां से निकल गया। बारबेक्यू शॉप के अंदर काले कपड़े पहने बूढ़े व्यक्ति ने एक हाथ में शराब का गिलास पकड़ रखा था और उसकी आंखों में हल्की सी मनोरंजक अभिव्यक्ति झलक रही थी। कितना दिलचस्प छोटा सा लड़का है, कितनी मजबूत मेंटल पावर वाला। उस छोटे लड़के ने अपनी भावनाओं को अच्छी तरह से छिपा रखा था, लेकिन वह उस जैसे किसी व्यक्ति को कैसे मूर्ख बना सकता था। आखिरकार वह बूढ़ा व्यक्ति 200 साल से अधिक जी चुका था, उसके पास ऐसी चीजों को समझने के लिए पर्याप्त से अधिक अनुभव था। उसे पूरा यकीन था कि लड़के ने उसे पहचान लिया था। चाहे लड़के ने अपनी पहचान का पता लगा लिया हो या उसने केवल अपनी ताकत को महसूस किया हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बहरहाल वह लड़का कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। इससे उस बूढ़े व्यक्ति में थोड़ी दिलचस्पी पैदा हुई, जो आमतौर पर हर चीज के प्रति उदासीन रहता था। अल्टीमेट आइस मार्शल सोल डोलो के बराबर मेंटल पावर और एक असामान्य सोल रिंग स्ट्रक्चर। दिलचस्प, ये किसका शिष्य हो सकता है? काले वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति ने बुदबुदाते हुए कहा। जिंगहोंगचन के परिवार के उन 2 छोटे बच्चों के साथ घूम रहा है। वह जरूर सन मून इंपीरियल सोल इंजीनियरिंग अकेडमी का छात्र होगा। ऐसा लगता है कि जिंगहोंगचन को काफी बड़ा खजाना मिल गया है। और हाँ, एक शक्तिशाली व्यक्ति गुप्त रूप से उसकी रक्षा भी कर रहा है। बूढ़ा आदमी अपने आप से कुछ बुदबुदाया, अपनी शराब का एक और घूंट लिया और अपना सिर थोड़ा सा हिलाया। वह पूरी तरह से सहज दिख रहा था। खाने पीने की दुकान से निकलने के बाद सूयू ने कुछ नहीं कहा और जल्दी से समूह को वापस अकेडमी ले गया। रास्ते भर सूयू का चेहरा तनावपूर्ण और बेहद गंभीर था। आमतौर पर सबसे ज्यादा बातूनी रहने वाला सियो होंगचन भी कोई सवाल नहीं पूछ रहा था। वे चारों जल्दी जल्दी चलते हुए अकेडमी में वापस पहुंच गए। सन मून इंपीरियल सोल इंजीनियरिंग अकेडमी में लौटने के बाद ही सूयू ने आखिरकार राहत की सांस ली। इस समय उसका माथा पसीने से तर था और उसकी पीठ भी ठंडे पसीने से भीगी हुई थी। उस दबाव का प्रत्यक्ष सामना करके ही कोई समझ सकता है कि वह कितना भयावह था। अगर सूयू बचपन से ही इतने शक्तिशाली व्यक्तियों के संपर्क में न आया होता, तो महज एक नज़र डालने मात्र से ही वह अपना मानसिक संतुलन खो बैठता। सूयू हौंफ रहा था, मानो वह अपने अंदर बसे डर को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा हो। हालांकि यह सुपर सेंसरी क्षमता बेहद संवेदनशील है, लेकिन इस बार इसने उसे काफी परेशानी में डाल दिया है। अरे सूयू, तुमने बिना कुछ बोले हमें वापस खींच लिया और अब तुम पसीने से तरबतर हो। क्या लड़ाई के बाद तुम्हारी ताकत खत्म हो गई? सियो होंगचन ने हमेशा की तरह हल्के फुल्के अंदाज में मजाक करते हुए कहा। मैंगहोंगचन ने उसे गुस्से भरी नजरों से देखा। उसकी खूबसूरत आंखें चिंता से भरी हुई थीं जब उसने सूयू की ओर देखा। सूयू, क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। सूयू ने हाथ हिलाकर बात टाल दी, हालांकि उसके चेहरे पर गंभीरता बनी रही। तो क्या यही वो दबाव है जो एक वास्तविक शक्तिशाली संस्था डालती है? ये सचमुच बेहद आश्चर्यजनक था। सूयू को जीवन भर उसके आसपास के सभी लोगों ने सराहा था। हालांकि उसकी सोच परिपक्व थी, फिर भी अनजाने में वह थोड़ा लापरवाह और घमंडी हो गया था। विशेषकर हाल ही में अभूतपूर्व सफलता प्राप्त करने के बाद। हालांकि वह सतह पर शांत दिखाई देता था, लेकिन उसके दिल में अहंकार की झलक थी। इस उम्र में भी उनमें इतनी ताकत थी, दुनिया में और कौन उनकी बराबरी कर सकता था। फिर भी जो दृश्य उसने अभी अभी देखा था, वह उसके लिए एक कठोर चेतावनी थी। एक सच्चे महाशक्तिशाली व्यक्ति की दृष्टि में उसकी वर्तमान शक्ति का स्तर बिल्कुल नगण्य था। खूंखार जानवरों द्वारा लाड़ प्यार से पाले पोसे जाने के कारण सूयू में ताकत के प्रति उस तरह का सम्मान विकसित नहीं हुआ था जैसा कि वह सोचता था कि उसके पास है। उसने तो देवी समान गु युइना से एक चुंबन चुराने की भी हिम्मत की थी। ये वाकई एक साहसिक कदम था। उन्हें हमेशा से ऐसा लगता था कि ये शक्तिशाली हस्तियां उतनी भयावह नहीं हैं जितनी वे दिखती हैं। लेकिन आज के पाठ ने उन्हें यह एहसास दिलाया, चाहे आपकी प्रतिभा कितनी भी बुलंद हो या आपका बैकग्राउंड कितना भी शानदार हो, फिलहाल आप एक चींटी से ज़्यादा कुछ नहीं है जिसे एक असली ताकतवर व्यक्ति अपनी इच्छा से कुचल सकता है। एक अल्टीमेट डोलो। हाँ, यह अवश्य ही एक अल्टीमेट डोलो ही होगा, सूयू ने मन ही मन सोचा। अचानक उसके भीतर एक अर्जेंसी की भावना जागृत हो गई। महान रक्षक म्यूवू की शक्ति भी अभी पर्याप्त नहीं थी। म्यूवू शायद शानजी को दबाने में सक्षम हो या फिर डू बूसी जैसे किसी व्यक्ति को भी हरा सकता है, लेकिन अगर उसकी मुलाकात उस व्यक्ति से पहले हो जाती तो वह हार जाता। सूयू के पास अब एक ऐसे सर्वोच्च शक्ति संपन्न व्यक्ति की कमी थी। सूयू, क्या हुआ? फिर से ख्यालों में खो गए। वैंग डांग ने सूयू की ओर चिंता भरी नजरों से देखा। उन 2 इविल सोल मास्टर्स से सामना होने के बाद से सूयू का ध्यान कहीं और भटक रहा था। क्या आप उन इविल सोल मास्टर्स के बारे में चिंतित हैं? वैंग डांग ने पूछा। बस कुछ इविल सोल मास्टर्स हैं। मैं अपने दादाजी को किसी और दिन लोगों को भेजकर उन्हें खत्म करवा दूंगा। अगर आपको इसी बात की चिंता है तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है।
सियो होंगचन ने आत्मविश्वास से अपनी छाती थपथपाई। सू यू ने उसकी तरफ एक नज़र डाली और इस बात की पुष्टि की कि शायद इस आदमी को अभी भी पता नहीं है कि क्या हो रहा है। क्या वह ईवल सोल मास्टर्स को लेकर चिंतित था? नहीं, वह अल्टीमेट डोलो को लेकर चिंतित था, या यूं कहें कि अल्टीमेट डोलो संभवतः ईवल सोल मास्टर गुट का हिस्सा हो सकता है। डोलो कॉन्टिनेंट में वास्तव में शक्तिशाली व्यक्तियों की संख्या बहुत कम थी, इसलिए उनमें से सही व्यक्ति का चयन करना मुश्किल नहीं था। सूयू को यकीन नहीं था कि कोई छिपे हुए परम शक्तिशाली लोग मौजूद हैं या नहीं। हो सकता है कि वे थे, हो सकता है कि वे न थे। आखिरकार महाद्वीप विशाल था और वहां कुछ ही शक्तिशाली व्यक्तियों से कहीं अधिक लोग हो सकते थे। लेकिन पहले जिस काले कपड़े पहने बूढ़े व्यक्ति की छवि थी, वह एक खास आकृति से बहुत मिलती जुलती थी। सूयू को संदेह था। पहले हॉल मास्टर को रिपोर्ट करते हैं। दिन दहाड़े लोगों की हत्या करना, भले ही वे ईवल सोल मास्टर्स हों, फिर भी स्पष्टीकरण की आवश्यकता है। देखते हैं हॉल मास्टर क्या कहते हैं। सूयू ने बाकी तीनों की ओर देखा और बोलना शुरू किया। सूयू सही कह रही है, हमें दादाजी को इसके बारे में बताना चाहिए। मैंगहोंगचन ने तुरंत सहमति दे दी, उनका स्वर नर्म और सौम्य था। हाँ, ईवल सोल मास्टर्स अत्यंत क्रूर होते हैं। उनका रेडियंट सिटी में प्रकट होना ये दर्शाता है कि हमें हॉल मास्टर को जल्द से जल्द सूचित करना होगा, ताकि वे उन्हें और अधिक नुकसान पहुंचाने से रोकने के लिए उपाय कर सकें। वैंग डांग ने गंभीर भाव से सहमति व्यक्त की। उन्हें ईवल सोल मास्टर से घोर घृणा थी। ये केवल उनकी मार्शल सोल के कारण नहीं था। वैंग डांग स्वभाव से दयालु भी थे और ऐसे अंधकार में और दुष्ट व्यक्तियों से घृणा करते थे। जब दोनों लड़कियां बात कर रही थीं, सूयू की नज़र सियो होंगचन पर पड़ी। स्वाभाविक रूप से सियो होंगचन ने कोई आपत्ति नहीं जताई। उसने कंधे उचकाए और सहमति जता दी। वे चारों सीधे छठे वर्ष के शिक्षण भवन की ओर बढ़े, जहां उन्हें जिंग होंगचन मिली। आप कह रहे हैं कि आपका सामना ईवल सोल मास्टर से हुआ? जिंग होंगचन का चेहरा शांत रहा। ईवल सोल मास्टर का जिक्र होने पर भी उनके भावों में शायद ही कोई बदलाव आया। जी दादाजी, ये कोई आम ईवल सोल मास्टर नहीं थे, बल्कि दो दुष्ट सोल किंग्स थे। अगर सूयू ने हस्तक्षेप न किया होता तो वे भाग जाते, मैंग होंगचन ने जल्दी से कहा और बोलते समय सूयू की ओर देखा। सूयू की आज की कार्रवाई त्वरित और निर्णायक थी। पल भर में ही उसने दोनों दुश्मनों को जमा दिया। उसके बिना वे दोनों दुष्ट सोल किंग्स को मार नहीं पाते। हालांकि मैं इसे स्वीकार नहीं करना चाहता, लेकिन वे दोनों ईवल सोल मास्टर्स वास्तव में चालाक थे, बहुत ही अजीब थे। सियो होंगचन ने अपने सामान्य अहंकार के बिना गंभीरता से बोलते हुए कहा। हालांकि वह स्वभाव से उद्दंड था, फिर भी सियो होंगचन ने उनकी शक्ति को पहचान लिया था। सन मून इंपीरियल सोल इंजीनियरिंग अकेडमी के शीर्ष छात्रों में से एक होने के नाते उसने अपनी हाल की असफलताओं से सबक लिया था और एक खतरनाक दुश्मन को पहचान सकता था। जिंग होंगचन बिना कुछ कहे सुनता रहा। उसकी निगाहें सूयू और वैंग डांग पर टिक गईं और उसके चेहरे पर विचारशील भाव आ गए। आप दोनों क्या सोचते हैं? मेरा मानना है कि हमें इन ईवल सोल मास्टर्स को जड़ से उखाड़ फेंकना होगा, अन्यथा वे अंततः जनता के लिए खतरा बन जाएंगे, वैंग डांग ने दृढ़ विश्वास के साथ कहा। जिंग होंगचन की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं, फिर वह सूयू की ओर मुड़ा। और आपकी राय क्या है? सूयू मुस्कुराए। हॉल मास्टर वास्तव में क्या पूछना चाहते हैं? जिंग होंगचन ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। ईवल सोल मास्टर्स के बारे में आपका क्या विचार है? क्या उन्हें देखने की भी ज़रूरत है? सभी सोल मास्टर्स को ईवल सोल मास्टर्स को समाप्त करने का लक्ष्य रखना चाहिए, है ना? या फिर हॉल मास्टर असहमत हैं? सूयू ने अपने हाथ फैलाते हुए कहा। जिंग होंगचन सूयू को घूरते हुए रुके। सूयू ने बिना किसी हिचकिचाहट के उसकी ओर देखा। कुछ क्षण बाद जिंग होंगचन ने सिर हिलाया। ठीक है, मैं समझ गया। मैं लोगों को इसे संभालने के लिए भेज दूंगा। अब आप सब वापस जा सकते हैं। उनके जाने के बाद जिंग होंगचन अपने कार्यालय में अकेले रह गए, मेज पर अपनी उंगलियां थपथपाते हुए गहरी सोच में डूबे हुए थे। होली गोस्ट कल्ट, आइस गॉड पैलेस, क्लियर स्काई सेक्ट। शक्ति के मामले में आइस गॉड पैलेस और क्लियर स्काई सेक्ट मिलकर होली गोस्ट कल्ट को पछाड़ सकते हैं, लेकिन उन्हें अपनी ओर खींचना आसान नहीं होगा। आइस गॉड पैलेस शायद आसान हो, लेकिन क्लियर स्काई सेक्ट अधिक कठिन होगा। और हालांकि होली गोस्ट कल्ट की प्रतिष्ठा बहुत खराब है, लेकिन साम्राज्य के साथ उनका सहयोग अब तक सुचारू रहा है, जिससे मामला और भी जटिल हो जाता है। जिंग होंगचन साम्राज्य और होली गोस्ट कल्ट के बीच के सहयोग से भलीभांति परिचित था। साम्राज्य में शीर्ष स्तर के शक्तिशाली योद्धाओं की कमी थी, जिसके चलते होली गोस्ट कल्ट एक उपयोगी सहयोगी साबित हो रहा था, कम से कम फिलहाल के लिए। भले ही उन्हें तिरस्कृत किया जाता था, होली गोस्ट कल्ट का एक उद्देश्य था। एक बार जब सन मून एम्पायर महाद्वीप को एकजुट कर देगा तो उन्हें त्यागा जा सकता था, लेकिन फिलहाल वे आवश्यक थे। जिंग होंगचन की सोच वापस सूयू की ओर स्थानांतरित हो गई। इस बच्चे में बहुत गहराई है। वहीं वैंग डांग तो बिल्कुल नन्हे खरगोश की तरह मासूम है, उसने हंसते हुए सोचा। अपनी कम उम्र के बावजूद सूयू एक तेज और हिसाब किताब रखने वाला दिमाग था। सूयू में असीम क्षमता है।
हो सकता है कि वह एक दिन हम में से एक बन जाए। हालांकि होली गोस्ट कल्ट के साथ हमारा गठबंधन फिलहाल स्थिर है, लेकिन वे लोग निर्दयी हैं। वे किसी भी क्षण हमें धोखा दे सकते हैं। होली गोस्ट कल्ट एक दोधारी तलवार की तरह है। ये हमारे दुश्मनों को नुकसान पहुंचा सकती है, लेकिन ये हम पर भी भारी पड़ सकती है। फिर भी एक नेता के रूप में मैं ये सब चाहता हूँ। हमें आइस गॉड पैलेस को अपने पक्ष में रखने की जरूरत है, लेकिन हमें होली गोस्ट कल्ट का इस्तेमाल जारी रखना चाहिए। जिंग होंगचन ने मुट्ठी भींच ली। सू यू को लगा कि वह मुझे कोई फैसला लेने के लिए मजबूर कर सकता है। कितना भोला है, चाहे वह कितना भी चालाक क्यों न हो, मेरे पास महंगा है। हमारी योजनाएं विफल नहीं होंगी। नए आत्मविश्वास के साथ उसने सोचा, मैं इन ईवल सोल मास्टर से निपट लूंगा। इन्होंने मेरे पोते पोतियों को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत की, इसलिए इनमें से कुछ को खत्म करने से होली गोस्ट कल्ट के साथ ज़्यादा टकराव नहीं होना चाहिए। जिंग होंगचन के कार्यालय से निकलने के बाद सू यू और अन्य लोग अपने अपने रास्ते चले गए। मेंग होंगचन और सियो होंगचन इलस्ट्रियस वर्चू हॉल लौट गए, जबकि सू यू और वैंग डांग अपने छात्रावास की ओर वापस चले गए। सू यू चुपचाप चलता रहा, उसका चेहरा गंभीर था, स्पष्ट रूप से वह सोच में डूबा हुआ था। सू यू, क्या तुम अब भी ईवल सोल मास्टर के बारे में सोच रहे हो? वैंग डांग ने अपनी जिज्ञासा को काबू में न रख पाने के कारण पूछ लिया। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, हॉल मास्टर को पता है और वह इसे संभाल लेंगे। सू यू ने वैंग डांग की ओर देखा, जो मासूम और चिंतित दिख रहा था। उसने मन ही मन आह भरी। सन मून एम्पायर और होली गोस्ट कल्ट के बीच गहरा सहयोग था। जिंग होंगचन द्वारा उठाया गया कोई भी कदम महज दिखावा होगा, जिसका कोई वास्तविक परिणाम नहीं होगा। लेकिन वैंग डांग की चिंता को कम करने के लिए सू यू ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे कोई चिंता नहीं है। तो फिर आप किस बारे में सोच रहे हैं? सू यू मुस्कुराया, मैं बस यही सोच रहा था कि आज सिस्टर मेंग कितनी खूबसूरत लग रही थी जब उन्होंने अपनी मार्शल सोल को सक्रिय किया। बेशक ये बात आंशिक रूप से सच थी। मेंग होंगचन अपने सफ़ेद बालों, लाल आंखों और बर्फ जैसी त्वचा के साथ बेहद खूबसूरत थी। वैंग डांग का चेहरा तुरंत गुस्से से लाल हो गया, वह स्पष्ट रूप से परेशान था। क्या आपको सीनियर मेंग पसंद हैं? सू यू ने इस सुझाव को सिरे से खारिज कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं है, मैं तो बस एक टिप्पणी कर रहा था। मैं अभी रोमांस के बारे में सोचने के लिए बहुत छोटा हूँ। वैंग डांग का मूड ठीक हो गया और उसने सिर हिलाया। यही सही सोच है। हमारी उम्र में पढ़ाई हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए, रोमांस नहीं। और अगर आप डेटिंग करने का फैसला करते हैं तो बेहतर विकल्प मौजूद हैं, उसने थोड़ी कांपती हुई आवाज में लेकिन दृढ़ संकल्प के संकेत के साथ कहा। मेरी एक बड़ी बहन है और वह सीनियर मेंग से भी ज़्यादा खूबसूरत है।